जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जय भारत क्लास। इसके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, चाहे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हो। वी विल गो फॉर द रिप्रोडक्शन। ये वर्ड रिप्रोडक्शन का मतलब न्यूक्लियर पूछा है, तो मैक्रो एंड सेकेंड वन इज माइक्रो। तो अलग अलग वर्ड टेंटेकल्स नहीं बेस है। तो सबसे पहले वर्ड निकला और वो वर्ड क्या हो, टीम के जैसा, ये हेड इसमें देखो आई वर्ड निकल है ना, क्योंकि छोटे छोटे आई निकलना ये काफी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में लिस्ट ग्रो कर रहा है ना। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे जाता है, फिर वो जाइगोट बनता है, फिर सीड बनता है ना। तो इसी चीज़ों को पढ़ना है ना। इस तरह ग्रीन कलर का पाए दोनों है ना, तो दोनों तो बाइसिकल फ्लावर इधर रहना है, या फिर दूसरा प्लांट का यूज करना पड़ेगा जिसके पास अलग कैरेक्टर आना जरूरी है। पहले आंसर पे आएगा तभी तो एक और एक दो को देखें, फिर उसमें बेस्ट रेफरेंस बॉल जो है हुआ था उसको हमको इधर और इधर जाने से रोकता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जय हिंद जय भारत क्लासेस। माय नेम इज अमर कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10 दैट इज रिप्रोडक्शन। आज हम लोग रिप्रोडक्शन के हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, चाहे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो, उसके एग्जांपल्स हो, उसके इंपॉर्टेंस हो, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट डिटेल्स हो। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और हर एक टाइप्स के हर एक एग्जांपल या एक से ज्यादा एग्जांपल्स को किसी किसी केस में देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हमें पढ़ना है, और हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें टिश्यू कल्चर भी पढ़ना है, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किया हुआ है। और हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बस ह्यूमन बीइंग का पढ़ना है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फर्टिलाइजेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक से लेकर कंप्लीट टॉपिक को, कंप्लीट सिलेबस को लेकर पूरे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या जेक बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसके रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा सारा का सारा लेक्चर आज का बनाया गया है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इसको पढ़ने के बाद आपके पास ये ऐसा नहीं कि किसी चीज में डाउट रह जाएगा। हर एक डाउट, हर एक कंसेप्ट आपका इस चैप्टर में क्लियर होने वाला है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शंस। और रिप्रोडक्शंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल पार्ट एंड देन वी विल गो फॉर द सेक्सुअल पार्ट। रिप्रोडक्शन हम लोग ऐसे भी क्लास 8 में भी बच्चों को एक बार पढ़ाया जाता है, बट फिर भी अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो भी हम यहाँ पे बेसिक्स पे बात करेंगे। हम यहाँ पे बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। ये वर्ड रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है? तो रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज री एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फिर से करना, फिर से किस चीज का प्रोडक्शन करना, अपने जैसे लिविंग थिंग्स को और जन्म देना। लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइकोसिस करते हैं, लाइकोसिस नहीं करते, बट वन थिंग मोर दैट लिविंग थिंग्स डू दैट इज रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे नए चीज को जन्म देते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे, अपने ही प्रजाति के, अपने जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स के चीजों को वो जन्म देते हैं, दैट आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो पहले से है, वो ऐसा नहीं कि लैब में बना दिया कुछ, है ना, ऐसा कुछ हो गया आज बनाए हम एक नया इंसान, है ना, तो ऐसे नहीं बना सकते हम लोग। तो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। उसी स्पीसीज का होना चाहिए। अगर वो हाथी है तो उसका बच्चा हाथी ही होगा, अगर वो हिरन है तो उसका बच्चा हिरन ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुत्ता का बच्चा छिपकली हो गया, इंसान का बच्चा हाथी हो गया, ऐसा कुछ ब्लेंडर नहीं हो सकता, है ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, है ना। सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का होगा। इंसान है तो इंसान ही होगा भाई, बात समझ में आ रहा ना। तो दैट इज कॉल्ड द सेम स्पीसीज, उसी स्पीसीज के अंदर रहना चाहिए और सिमिलर स्ट्रक्चर होने चाहिए। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ। अगर आप डिफिनेशन लिखते हो बोर्ड एग्जाम में, कुछ और भी पॉइंट्स लिखना, क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पीसीज। जो स्पीसीज है उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, कोई इंडिविजुअल है अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला।
बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो आने वाले स्पीसीज है, जनरेशन है, वो फिर रुक जाएगा, वो उस स्पीसीज एक्सटिंक्ट की ओर बढ़ जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब वो खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, है ना। तो रिप्रोडक्शन अगर किसी भी स्पीसीज में अगर रुक गया तो वो क्या होगा, कंप्लीटली कंप्लीटली वो एक्सटिंक्ट की ओर बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा पॉपुलेशन कम होते होते। लेकिन रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए एसेंशियल नहीं है, इसलिए रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने नहीं रखा, इसको अलग से चैप्टर रखा हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। ये किस चीज को इंश्योर कर रहा है, लाइफ को। अगर जब तक रिप्रोडक्शन है तब तक यहाँ अर्थ पे लाइफ बना रहेगा। रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग इंश्योर है, वही अगर अदर स्पीसीज कर रहे हैं तो उस स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर ह्यूमन बीइंग्स तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी में जो है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यहाँ इंसान रहेगा, जब तक रिप्रोडक्शन होता रहेगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू टुमारो ऑर्गेनिज्म विद सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, कुछ मैक्सिमम के बेसिक यानी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे इंसान की क्या पहचान है, इंसान का पहचान ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये हाथ होंगे, ये फेस होगा, इस टाइप का, है ना, तो इस टाइप का दिखेगा, है ना। हाथी का क्या है, सूंड होगा, है ना, तो उस टाइप के होंगे। तो स्ट्रक्चर उनका जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम होगा, है ना। तो इंसान है तो उनके जो बच्चे होंगे तो दैट विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इंसान के जैसे ही वो दिखेंगे। तो दैट इज द पॉइंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंस में बात करते हैं। इंपॉर्टेंस जैसे इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, अभी बताया कि जब तक रिप्रोडक्शन होता रहेगा वो स्पीसीज क्या रहेगा, यहाँ एग्जिस्ट करता रहेगा। तो रिप्रोडक्शन प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन, उसको खत्म होने से बचा रहा है बाय प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल, नए नए आते जा रहे हैं। रेगुलर कितने डेथ होंगे तो रेगुलर नए अर्थ भी हो जा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। इट रिप्लेसेस ऑर्गेनिज्म दैट डाई हेल्पिंग टू मेंटेन अ स्टेबल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा है। अगर वो पॉपुलेशन कम हो रहा है तो उसको मेंटेन कर रहा है ना। तो ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स से लेकर ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि देखो वो क्या है ना, वो अपनी दादी पर गया है, वो अपने मामा पर गया है, उसके क्या है ना, दादा जैसे नाक है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स है नाक दादा जैसे है, तो वो दादा जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर ये कैरेक्टर्स हैं कि हाँ उसके जैसा है, उसके जैसा बॉडी है, उसके जैसा बिहेवियर है, उसके जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जैसा जीन्स आया है, डीएनए आया है। तो दैट आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। वो जो पेरेंट्स से आया है ना बच्चों तक, दैट आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। वही हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होगा, यहाँ से उस बच्चे में कैसे गया, रिप्रोडक्शन हुआ तभी तो गया। तो रिप्रोडक्शन के दौरान ही ट्रांसफर होता है। तो पेरेंट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो क्या पास करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करते हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना, टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अपने जितने भी नए जन्म होंगे उनको अपना कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते जा रहे, जनरेशन टू जनरेशन वो जाते जा रहे, और धीरे 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 वेरिएशंस आते जा रहा है। सो एंश्योरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स क्रिएट्स वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होगा, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां वेरिएशन, वेरिएशन है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन है तो इवोल्यूशन। ये 4 पॉइंट याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, द फर्स्ट वन इज दैट वेरिएशंस, वेरिएशंस भी होंगे क्योंकि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वे उसमें वेरिएशंस होगा। सेकंड पॉइंट इज दैट वेरिएशन होने की वजह से एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन होने की वजह से एवोल्यूशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी हम बात करेंगे वो एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। बात समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्रिएट्स वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वेरिएशन ही करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये 2 चीजों से, मेल और फीमेल से आता है, तो जो भी अडेप्ट कर चुका है वो फर्दर ट्रांसफर करता है सेम थिंग्स को। ओके, तो सपोर्ट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। जहां एडेप्टेशन हो रहा है तो अडेप्ट करते 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 कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एक बार जो कंप्लीट चेंज हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्पीसीज सिनर है, जैसे हिरन में है, तो किसको इंपैक्ट करेगा, ऑब्वियसली लायन को इंपैक्ट करेगा, यानी लायन को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो बेचारा जाएगा कहाँ, वो मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये पर्टिकुलरली फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये फूड चेन को पूरी तरह से क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, फूड चेन को मेंटेन करके रखा है। ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, खाएगा कहाँ से, आएगा तभी तो खाएगा, आएगा ही नहीं तो खाएगा क्या, है ना। दैट इज दैट मेंटेन्स इकोसिस्टम बाय मेंटेनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट एट सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के हैं, सिलेबस क्या होते ही 2 है ना, द सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व करते हैं, एक मेल एंड फीमेल। मेल से आते हैं मेल गैमेट्स, फीमेल से आते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवम और एग, है ना। तो वो दोनों फर्टिलाइज करके एक नया जाइगोट बनाता है, जाइगोट बनता है किसी में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है फीटस, फीटस फिर एक नया बेबी में जन्म होता है। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द
सेक्स दैट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि गैमेट्स है तो फ्यूजन करवाना है तो डेवलपमेंट करवाना है एम्ब्रियो फ्यूटर, ये सारे कुछ भी नहीं पढ़ना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बस पढ़ना पड़ता है कैसे वो डिवाइड कर जाते हैं। सेम डीएनए को बस कॉपी करना है, डिवाइड करना है, एक से ज्यादा स्पीशीज में जितना हो सके उतना डिवाइड करो। मेच्योर डिवाइड, मेच्योर एंड डिवाइड, मेच्योर होते जाना है, डिवाइड करते जाना है, उसको किसी पार्टनर का जरूरत नहीं है। मेच्योर होंगे, डिवाइड हो गए, बात समझ में आया। किसी किसी में रिजेनरेशन होता है, अपना ये कोई हिस्सा दिया काट के अलग किया, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ऐसा चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। काश हमारे यहाँ ऐसा होता कि मैं ऐसे ही इधर से इधर कट करता और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता, मजा ही आ जाता ना। लेकिन ऐसा नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इस तरह से होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो डिवाइड करते हैं। तो देखते क्या क्या पॉइंट्स है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, एक पेरेंट को इन्वॉल्व करता है ना। नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं, बन ही नहीं रहा है, यहाँ फ्यूजन होगा कहाँ से। ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जो नए बच्चे आएंगे उनके अंदर डीएनए क्या होगा, सेम डीएनए जाएगा, सेम बिहेवियर। डीएनए बिहेवियर के लिए है, बॉडी की सारा शेप साइज के लिए तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो वो सेम डीएनए जा रहा है, सेम बॉडी शेप साइज और बिहेवियर सब कुछ जाएगा, बात समझ आ रहा है। तो जो आइडेंटिकल बनेंगे, आइडेंटिकल जब भी डॉटर्स बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म जब पेरेंट्स के जैसे ट्रू कॉपी बन जाए, तो एट दैट टाइम वी कॉल दैट द ऑर्गेनिज्म क्लोन्स। उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, सेम कॉपी है ना। कॉपी पेस्ट को हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। इंसानों में या इंसान नहीं, जो लिविंग थिंग्स है, सॉरी तो इंसान नहीं, तो जो लिविंग थिंग्स है, अगर कॉपी पेस्ट अगर एकदम टू कॉपी पेस्ट अगर डीएनए कर रहे हैं, सेम अगर जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स। इट इज यूजुअली फास्टर, फास्टर क्यों हो रहा है, गैमेट्स बनाना नहीं है, फ्यूजन करवाना नहीं है, बॉडी ग्रोथ का वेट करना है, बॉडी ग्रोथ होगा बट उतना इनको किसी को डेवलपमेंट करवाना नहीं है, तो ये काफी फास्टर ही होता है, सारे यहाँ पे फास्टर ही होते हैं। बट ये क्या होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्यूजन करवाना पड़ता है, गैमेट्स फॉर्मेशन करवाना पड़ता है। तो लेट्स सी इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज मेल, द सेकंड वन इज फीमेल। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल से आएगा मेल गैमेट, मेल से आएगा फीमेल गैमेट, और दे फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। ऑफ स्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन, अब यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होती है क्योंकि मेल से कुछ आएगा, फीमेल से कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, है ना। तो कुछ इस एग्जाम्पल किस में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में होते हैं, है ना, और फ्रॉग्स में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, फिश में होता है। जितने फ्लावरिंग प्लांट है वही करते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके सेक्सुअल प्रोडक्शन की, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारा का सारा भी हम लोग देखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब बात करते हैं एसेक्सुअल, पहला पार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप्स होते हैं, हमें 6 टाइप्स पढ़ना है। दैट फर्स्ट वन इज फ्यूजन, जो आपने पढ़ा है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बर्डिंग, सिंगल बर्डिंग एंड मल्टीपल बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 6 टाइप्स हमें पढ़ने हैं और इन्हीं 6 टाइप्स पे आज हम बात करेंगे। 6 टाइप को एक एक करके समझेंगे। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन सबसे पहले बात होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म, है ना। द ऑर्गेनिज्म ऑफ मेड अप ऑफ वन सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिवाइड करता है। अब वो डिवाइड करता है तो दो केस, या तो वो 1 से 2 सेल में डिवाइड होता है, जैसे अमीबा में कर लिया, है ना, यूग्लेना में कर लिया, है ना, पेरामीशियम में कर लिया, तो 1 सेल से 2 सेल में डिवाइड हो गया। या फिर प्लाज्मोडियम की तरह वो 1 से मल्टीपल सेल में डिवाइड किया, 1 से बहुत ज्यादा, तो 1 से बहुत ज्यादा दैट इज मल्टीपल, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। और अगर 1 से 2 में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बाई मीन्स 2, तो बाइनरी फ्यूजन, है ना। तो अगर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब टूटना, तो टूटेगा 1 से 2 में टूटेगा या 1 से ज्यादा में टूटेगा, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। दोनों किस चीज के अंदर आ रहे हैं, फ्यूजन के अंदर। तो फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है इन विच अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और कैसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिवाइड्स इनटू 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल में डिवाइड होगा। द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, आइडेंटिकल ही बनेंगे, सेम चीज डिवाइड हुआ है, सेम डीएनए मटेरियल दिया हुआ है। फ्यूजन कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। द फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन और सेकंड पढ़ेंगे वो होगा कौन सा, मल्टीपल फ्यूजन पर। तो बाइनरी फ्यूजन में बात करते हैं, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स, सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर वो ग्रो करेंगे, वो भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल क्या हो गया भैया, अमीबा, पेरिमीशियम, यूग्लेनिया, बैक्टीरिया, ये सब 4 एग्जांपल है, 2-4 एग्जांपल लपेट के लिख देना एग्जाम में। द नेक्स्ट थिंग इज दैट हमें फ्यूजन के लिए कभी कभी बाइनरी फ्यूजन का अमीबा पे पूछता है। अमीबा पे 2 क्वेश्चन आता है, एक लाइफ प्रोसेस से न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछा जाता है, जो आपने पढ़ा था, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, है ना,
और इजेशन होता है, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फर्स्ट वन इंजेशन एंड लास्ट वन इजेशन। वो तो आपने पांच प्रोसेस वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें पढ़ना है, स्टेप्स पढ़ने, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं अमीबा में रिप्रोडक्शन करने के लिए। द फर्स्ट स्टेप इज दैट टेक अ पेरेंट अमीबा, कोई यंग अमीबा को आपको लेना है, दैट इज कॉल्ड मदर अमीबा, उसे हम क्या बोलते हैं, मदर अमीबा, है ना। तो पेरेंट अमीबा आप यूज करो, हेल्दी अमीबा ग्रोज इनसाइड, जो अच्छे से ग्रो हो चुका है उस अमीबा को यूज करो। इट इज अ सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होगा, एक साइटोप्लाज्म होगा, एक क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है ना। सेकेंड स्टेप इज दैट डीएनए रेप्लिकेशन, राइट इन योर कॉपी, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए क्या होता है कि एक से दो में डिवाइड होता है, जस्ट फोटोकॉपी, मिरर इमेज, एक का डबल, है ना। तो बिफोर डिवीजन द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस डुप्लीकेट्स, पहले वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डिवाइड होगा, फिर डीएनए डिवाइड होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फाइनली साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो क्या डिवाइड होगा उसके बाद, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कार्योकिनेसिस एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कार्योकिनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना, न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होता है पूरा का पूरा बॉडी डिवाइड हो जाता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, है ना। कार्योकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस, है ना। न्यूक्लियर डिवीजन, द न्यूक्लियस इलोंगेट्स, पहले वो इलोंगेट्स होगा, साइज उसका बढ़ेगा, है ना, उसके बाद फिर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एंड साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, फिर वो डिवाइड होगा। डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम काफी ब्लर है तो मैं इसमें थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। सो लुक एट हियर, अमीबा बनाने के लिए आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे तैसे भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो दैट विल बी ओके, चलेगा, ये कुछ भी है चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। एंड ये जो लेयर, आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल के 3 बेसिक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में एक डेंस न्यूक्लियस होता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये 3 चीज पता है ना, ये 3 चीज होता है। द फर्स्ट वन इज दैट साइटोप्लाज्म, सेकेंड वन इज दैट सेल मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, है ना, ठीक। अब हमको एक से दो ऑर्गेनिज्म में बनना है तो हमें दो न्यूक्लियस भी चाहिए, तो दो न्यूक्लियस चाहिए तो दोनों पास डीएनए चाहिए, डीएनए तो मेरे पास एक ही है, तो डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा। तो दो डीएनए डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना है, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, ठीक। तो उससे पहले क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, ये खिंचाना शुरू करता है, फॉल्स फीट की मदद से ये दूसरे अपने बॉडी को खींचना शुरू करता है, खिंचाता है। खींचने की वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो होता है दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्योकिनेसिस, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्योकिनेसिस। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये दो न्यूक्लियस टूट गया, दो अलग अलग न्यूक्लियस हो गया, पूरा सेल बॉडी दो पार्ट्स में टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस। तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, पहले डाउटर अमीबा चाहिए, फिर उसको क्या कराना पड़ेगा, उसमें अंदर ही अंदर डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, फिर आपको कार्योकिनेसिस यानी कि न्यूक्लियस को डिवाइड, एंड दैट आफ्टर दैट साइटोकिनेसिस फाइनली, यानी कि आपको पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को अलग करना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डाउटर अमीबा, है ना, जो कि 2 कॉपी पेस्ट होंगे क्योंकि एक ही न्यूक्लियस के बने हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड 2 कॉपी पेस्ट। मल्टीपल फ्यूजन क्या होते हैं, मल्टीपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों, मल्टीपल किसके अंदर है, फिजन, फिजन किसके अंदर है, एसेक्सुअल, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिसमें सिंगल पेरेंट सेल, यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा सेल में डिवाइड होगा, है ना। इसमें क्या प्रोसेस होता है, पेरेंट सेल फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर, पहले बाहर एक लेयर बनता है प्लाज्मोडियम में, दैट इज कॉल्ड सिस्ट, है ना। कोई भी अंडर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन इन सम ऑर्गेनिज्म, किसी किसी में कोई अनफेवरेबल कंडीशन में भी कर जाता है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा कंडीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोई लो टेम्परेचर में रिप्रोडक्शन करता है, कोई हाई टेम्परेचर रिप्रोडक्शन करता है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस में रखो हम खुद ही मर जाएंगे, हमारे क्या जनरेशन आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो कंडीशंस होना चाहिए हर चीज के लिए। कंडीशन मतलब ये नहीं कि सर तुम ये करो तभी होगा, कंडीशन मतलब इन्वायरमेंट, है ना, ये इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली बाय द माइटोसिस, माइटोसिस करके वो न्यूक्लियस फटाफट फटाफट डिवाइड होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म सराउंडिंग ईच न्यूक्लियस, अब जितने भी न्यूक्लियस डिवाइड हो गए ना, उस न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारे साइटोप्लाज्म बनते हैं। अब न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गया, तो ये ढेर सारे अलग अलग सेल बन गए, अलग अलग सेल बनने में आपको क्या हो सकता है, इसको सिस्ट को हटा दो तो ये पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे और बहुत सारे आपको सेल देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इसमें प्लाज्मोडियम में देखो, है ना, ये प्लाज्मोडियम है ना, इसके अंदर एक सेल है और ये बाहर का जो लेयर है, दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड सिस्ट, तो तुम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं ना। तो ये एक सेल है, आउटर लेयर इज कॉल्ड सिस्ट, है ना। अब ये जो एक न्यूक्लियस है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस में बन रहा है, अब देख रहे हो इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है।
अब उस न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारे साइटोप्लाज्म बन गए। अब ये ढेर सारे सेल तैयार हो गए, पूरी तरह से मेच्योर हो गया। मेच्योर हो गया पूरी तरह से, तो क्या करेगा वो, आप बाहर निकलेगा, बाहर निकल के क्या होगा, अब वो सिंगल प्लाज्मोडियम की तरह बिहेव करेगा। और फिर वो भी जब मेच्योर होगा तो फिर वो भी इस प्रोसेस को रिपीट करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये रिपीट होता है। इसमें देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन मतलब एक से दो, एक ऑर्गेनिज्म कितने में डिवाइड होगा, दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पे देखो इस खाली जगह को ऑरल ग्रुप बोलते हैं ना। इसके बॉडी पार्ट देख लो, ऑरल ग्रुप, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके पास दो न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट वन इज मैक्रो एंड सेकेंड वन इज माइक्रो। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है ना। ये मदर पैरामीशियम लिया, मदर मतलब एक यंग पैरामीशियम को हमने रखा हुआ है। इसका जो ओरल ग्रुप है पहले वो डिसअपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड डिसअपेयरेंस ऑफ द ओरल ग्रुप। ठीक है, वो ओरल ग्रुप होगा। ये जो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस है, ये दोनों डिवाइड होना शुरू करेंगे, इलोंगेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्योकिनेसिस, है ना। तो न्यूक्लियस डिवीजन होगा। फिर क्या होगा, ओरल ग्रुप खत्म होने के बाद दो नए नए ओरल ग्रुप बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ टू ओरल ग्रुप, है ना। अब ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं, तो एक डिवाइड हो जाएगा, तो दो ओरल ग्रुप, इसमें भी दो न्यूक्लियस, इसमें भी दो न्यूक्लियस मिल चुका। तो उसके बाद ये आप पेरेंट अपना क्या बोलते हैं, ये अपना डॉटर सेल जो है अपना, वो दो नया डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो दो नए नए ऑर्गेनिज्म बन गए, दोनों के पास जैसा था। फर्स्ट वन में देखो दो न्यूक्लियस है और एक ओरल ग्रुप है, इसके पास भी दो न्यूक्लियस है, एक ओरल ग्रुप है, इसके पास भी दो न्यूक्लियस, दो ओरल ग्रुप। तो ये दोनों पेरेंट्स के जैसा हमें मिल गया, एक से दो हो गए, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एक से दो होना क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, है ना। तो ऐसा हम लोग और देखते हैं लिशमेनिया। लिशमेनिया क्या होता है, सैंड फ्लाई एक कोई इंसेक्ट होता है जिसके काटने से होता है, इसकी वजह से डिजीज होता है, लिशमेनिया विसरल डिजीज होता है, बहुत ही अजीब डिजीज है। इसको हम लोग बोलते हैं काला बुखार या काला अजर बोलते हैं, फेमस है काफी, है ना। ये आपके नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये काफी फेमस है। आप कभी यूट्यूब में सर्च करके देखना लिशमेनिया के बारे में, तो आपको इसके बारे में डिटेल समझ में आएगा। वो लिशमेनिया क्यों होता है, इसके वजह से होता है लिशमेनिया। इसके पास एक आउटर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेजेला, इसको हम लोग फ्लेजेला बोलते हैं। सबसे पहले दो फ्लेजेला डेवलप होते हैं, न्यूक्लियस पे डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होना जरूरी है सेल डिवाइड होने से पहले। तो उसके बाद ये बीच से क्या होता है, दो अलग अलग बन गए, पास में एक से दो। अब एक से दो बन जाएंगे तो फिर इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। पास में आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने मेरे बॉडी पार्ट्स है उसको छोड़कर एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स कुछ डेवलप हो गया, है ना। कुछ एक्सटर्नल बॉडी फीचर डेवलप हो गया, उस बॉडी फीचर्स को हम लोग बोलते हैं बर्ड। अब वो बर्ड क्या होता है कि वो धीरे 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 ग्रो करता है, और इस तरह से ग्रो करता है कि मेरे जितने बॉडी पार्ट्स हैं ये इंडिविजुअली उतने बॉडी पार्ट्स वही बना लेता है, सेम टू सेम पूरे बॉडी के जैसा। यहाँ से निकल के एक नया बॉडी ग्रो कर रहा है, यानी कि अगर इधर हेयर है, बाल है, पैर हाथ है, तो यहाँ से जो बर्ड है वो धीरे 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 ग्रो करके इधर भी हेयर बाल वाल सब कुछ इधर ग्रो कर ले रहा है, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म इधर डेवलप कर रहा है, यानी यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल रहा है। पहले बर्ड जैसा निकलता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर वो अलग हो जाता है, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द बर्डिंग, ओके। बर्ड बन के अगर नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो बर्ड, है ना, बर्डिंग बोलते हैं ना। तो बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप। नया इंडिविजुअल कैसे बनेगा, फॉर्म्स आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड। एक छोटा सा बर्ड होगा, है ना। बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, द बर्ड ग्रोस रिपीटेड माइटोटिक सेल। माइटोटिक सेल मतलब क्या होता है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना, जहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं, पेरेंट्स के जैसा हाफ नहीं होता है, मेयोसिस में हाफ हो जाता है ना। तो मिटोटिक डिवीजन करते हैं, ग्रोथ के लिए हमेशा मिटोटिक ही होता है, पास में गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेयोसिस होता है, याद रखना है ना। तो मिटोटिक डिवीजन करेगा, डेवलप्स इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब डेवलप होगा, कंप्लीट बनेगा, फिर डिटैच होगा, डिटैच मतलब अलग हो जाना, है ना। जैसे यहाँ पे इसकी स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स में अगर आप बात करते हैं, आप अगर इसके स्टेप्स देखोगे तो स्टेप्स के लिए बात करें, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के बाद ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बेस, ये बेस है ना। तो ये टेंटिकल्स, ये बेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान से देखोगे एक छोटा सा बर्ड निकल रहा है, बर्ड निकलने के बाद ये जितने भी इसके टेंटिकल्स जैसे शेप थे या बॉडी स्ट्रक्चर कुछ भी बोलो, ये भी वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये बॉडी स्ट्रक्चर बन गया, अब ये क्या करेगा, ग्रो हो गया, ग्रो हो गया, मेच्योर हो गया, जैसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो मुझे दो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिप्रोडक्शन थ्रू द बर्ड, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द बर्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डिंग, है ना। हाइड्रा में बर्डिंग होता है, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, याद रखना। एक बर्ड निकल के अलग हो गया, एक बर्ड निकला, इसमें और भी बर्ड निकल सकता है हाइड्रा में, एक बर्ड निकला और वो बर्ड क्या हो गया, ग्रो करके निकल गया, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सिंगल बर्डिंग, है ना। ऐसा नहीं कि एक बर्ड निकला तो तुरंत दूसरा तीसरा चौथा बर्ड पे बर्ड, पहले मेच्योर होके वो तुरंत अलग हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है
कि जैसे कि इससे बर्ड निकला है, तो बर्ड निकलने में ऐसा नहीं कि ये मेच्योर खुद होगा, मेच्योर नहीं होगा, ये मेच्योर होके अलग नहीं होता है, बोलता है कि हम मोर जो भी हम न्यूट्रिशन है इधर और बर्ड बनाएंगे, तो एक से ज्यादा बर्ड बनाते हैं, और जब बहुत सारे बर्ड बन जाते हैं एक से सब अलग होते हैं, तो एक से ज्यादा हमें मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बर्डिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल। द थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ सेक्चुअली कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, है ना, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जैसे वो पार्ट ग्रो करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। अब वो स्पोर्स जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ वहाँ क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, जैसा हम देखते हैं इसमें, है ना। स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which parent organism produces teeny single cell reproductive structure that are called spores, यानी क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। अंडर द सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन मतलब बार बार बता रहा हूँ, टेम्परेचर सही मिलना चाहिए, सबका अलग अलग कंडीशन होता है, तो कंडीशन मतलब इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में जैसे आएगा वो डेवलप करना शुरू करेगा, डेवलप होगा, मेच्योर होगा, तो फिर वो हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन क्या प्रोसेस है, पेरेंट फंगस डेवलपमेंट द स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर ढेर सारे स्पोर होते हैं, है ना। इनसाइड द स्पोरेंजियम नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म बाय द माइटोसिस, माइटोसिस प्रोसेस करके वो डेवलप एक से ज्यादा काउंटिंग बढ़ाता रहता है। व्हेन द स्पोरेंजियम मैच्योर, जैसे वो मैच्योर होगा वो क्या होगा, बर्स्ट होगा, बर्स्ट हो गया वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ डेवलप करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ये रहा, है ना, राइजोपस, राइजोपस में देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बड़ा सा, तो ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हाँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और यहाँ पे छोटे 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 दाने दाने जैसे निकल रहा है, दैट आर कॉल्ड स्पोर्स, छोटा छोटा एकदम निकल रहा है, दैट आर कॉल्ड स्पोर्स, है ना। ये स्पोरेंजियम है, देखो यहाँ स्पोरेंजियम लिखा हुआ है, दैट आर स्पोरेंजियम, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, ये स्टीम के जैसा, ये जो स्टीम है इसको स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। ये जो नया नीचे बेस है दैट इज कॉल्ड स्टोलन, STOLON, स्टोलन, इसको स्टोलन बोलते हैं, ओके। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे स्पोर्स होते हैं, बाहर निकलेंगे तो फ्री फ्री स्पोर कहलाएंगे, फ्री अब आजाद हो गया, फिर आजाद हो गया, जहाँ कंडीशन मिलेगा वहाँ नया फिर डेवलप कर लगता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल कौन हो गया, राइजोपस, याद रखना। राइजोपस कहाँ देखा मिलता है, ब्रेड मोल्ड, जो रोटी वोटी खाते हैं उसके ऊपर वो देखना 2-3 दिन के लिए छोड़ दो तो व्हाइट व्हाइट लेयर जम जाता है, तो वो इसके वजह से होता है ना। द सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल फीजन की तरह है। फीजन क्या है कि सिंगल सेल डिवाइड होता है, यहाँ एक मल्टीपल सेल वाला ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction है हमारे which the organism breaks into two or more species, एक से ज्यादा स्पीसीज में टूटता है, यानी ये बीच से टूट जाता है, या अपने से टूटता है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल हवा के वजह से, पानी की वजह से, कैसे न कैसे करके ये टूट जाता है। तो ये जो टूटता है, जैसे कि आपका एग्जांपल में बात करते हैं स्पायरोगाइरा, स्पायरोगाइरा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, वो बीच से 2-3 जगह से टूट गया, ये पूरा स्ट्रेट जैसा थ्रेड है, यहाँ 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 3 जगह काट दिया है ना, तो वो 1 2 3 हो गया। अब ये तीनों के तीनों ऐसा नहीं कि काट दिए, ऐसा हाथ काट देंगे तो ये तो मर गया, है ना, वैसा नहीं, उसमें नहीं, वो जो है काट दिए तो क्या होगा, वो नया ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव किया, ये भी नया ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑर्गेनिज्म, ये तीनों नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। ये जो छोटे छोटे पीसेस बने इसको लोग फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। अब फ्रेगमेंट बनने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is a type of asexual reproduction in which parent organism divides into two or more species, that is called fragments, and each fragment grows into the complete new organism। अब क्या होगा, ये नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, है ना। चलो इसमें बात करते हैं, ये जैसे स्पायरोगाइरा में बात करते हैं लॉन्ग फिलामेंट जैसा होता है इतना, ये लॉन्ग फिलामेंट है ना, ये काफी लेंदी होते हैं, ठीक है, ये कम आपको दिखा रहे हैं डायग्राम पे, बट आप इसको देखोगे तो काफी लेंदी होता है, इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह से लेंथ होता है, इस तरह से बना होता है, ये लेंथ होता है, इसका लेंथ ज्यादा होता है। अब देखो अलग अलग फ्रेगमेंट टूट गया, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, बहुत सारे फ्रेगमेंट, 3 10 न जाने कितने टुकड़े होंगे पता नहीं, लेकिन ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है कि कोई भी एक बॉडी पार्ट अगर अलग हो गया, कोई भी एक बॉडी पार्ट्स अलग हो गया और वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। जैसे अगर मैं हाथ काट देता और हाथ से एक नया इंसान बन जाता, तो दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। लेकिन वो हम लोग में नहीं होता कि हाथ काट देंगे तो एक नया बन गया, चल भाई मेरे में और मिल गया, वो भी अब काम करेगा, ऐसा नहीं है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। तो रीजेनरेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a new organism develops from a part of the fragment of the parent organism। उसके कोई पार्ट से डेवलप होगा, उसका कोई टुकड़ा लेना है, फिर उसको क्या करना है,
देखना है कि वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो ग्रो कर गया तो दैट इज कॉल्ड द रीजेनरेशन, है ना। द प्रोसेस इज पॉसिबल बिकॉज द स्पेशलाइज्ड सेल्स डिवाइड रिपीटेडली बाय द मेटासिस। अब क्या करता है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है मेटासिस से और पूरा का पूरा बॉडी पार्ट दिखता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर बात करते हैं प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया क्या करता है, उसमें अगर बात करो, देखो इसका हेड है, मिडिल पार्ट है, टेल है ना। हेड है, हेड काट के अलग कर दो तो नीचे का पूरा मिडिल और पूरा टेल पार्ट को ग्रो कर लेता है। मिडिल पार्ट को अलग करो तो मिडिल से क्या होगा, हेड और टेल को ग्रो कर लेता है। अगर टेल को तो पूरा मिडिल और हेड पार्ट को ग्रो कर लेता है, पूरा का पूरा ग्रो कर लेता है। और ये तीन टुकड़े हुए तो ये तीन ऑर्गेनिज्म बन गया, एक दो तीन, जितने टुकड़े उतने ऑर्गेनिज्म। पास समझ में आया। तो दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन बोलते हैं। किसमें होता है, प्लेन एरिया में होता है। एग्जाम्पल याद है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपको मैं बताऊं तो प्लांट्स के पास बात करते हैं तो उसके पास दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकेंड थिंग इज दैट वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर को बोलते हैं, जो किसी प्लांट में होता है फ्लावर, बाकी कोई प्लांट में फ्लावर ही नहीं होता है। बात समझ में आया। तो बात करते हैं तो किसी के पास फ्लावर होता है, जिसके पास फ्लावर होता है उसके पास मेल फीमेल गैमेट्स जैसे नाम की कोई चीज होती है और उनके पास मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स में। और वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो आता है। यानी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके पास, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है फ्लावर, है ना। वो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फ्लावर को छोड़ के बाकी किसी के पास गैमेट्स है ही नहीं। जिसके पास गैमेट्स है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जिसके पास गैमेट्स है ही नहीं तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा नहीं। बट फिर भी प्लांट्स के कुछ कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि नया प्लांट को ग्रो कर लेते हैं विदाउट द यूज ऑफ द गैमेट। गैमेट यूज नहीं कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी किसी पार्ट से वो डायरेक्ट ग्रो कर ले रहे हैं बिना गैमेट्स का यूज करके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर यानी फ्लावर को छोड़कर बाकी सारे पार्ट को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब प्लांट में सारा हिस्सा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, कुछ कुछ हिस्सा करता है। आलू का अगर प्लांट देखोगे, पोटैटो प्लांट है ना, तो उसमें क्या होगा, जो उसका स्टीम है, आलू है, उससे डेवलप होगा, लीफ से डेवलप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल टिश्यू होंगे जो जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं मोटिवेट करके, तो सारे ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रहा है। कुछ ही पार्ट ग्रो करते हैं। वो पार्ट क्या हो सकता है, या तो वो रूट हो सकता है, स्टीम हो सकता है, लीफ हो सकता है। फ्लावर तो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्लावर होगा तो फिर रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना। बाकी उसको फ्लावर को छोड़कर जो जो पार्ट बचा, लीफ, स्टीम, रूट, तो वो सब किसमें आ जाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हम बात करते हैं, टू वेज है हमारे पास, या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब वो अपने आप हो रहा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी प्रोसेस उसमें करवाने का जरूरत नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, उसमें ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन रखते हैं कि हाँ इस तरह से हो, इस तरह से कुछ ना कुछ ये प्रोसेस करते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है in which new plants are produced। नए प्लांट्स होंगे किससे, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब रूट, स्टीम और लीफ, रूट, स्टीम और लीफ, इन तीनों से होगा। ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन इसमें जरूरत ही नहीं है, गैमेट्स का कोई रोल ही नहीं है। द न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स के जैसा होगा। क्यों आइडेंटिकल क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं आ रहा। सेक्सुअल जहां भी होगा वहां पर वेरिएशंस होंगे, एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं होते हैं। एंड आर कॉल्ड क्लोन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। बट आप ये माइंड में रख लेना कि एसेक्सुअल्स में भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि एसेक्सुअल में भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। कैसे वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि उनको डीएनए को कॉपी करना पड़ता है। डीएनए कॉपी करने के दौरान कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एसेक्सुअल में भी क्या होता है, चेंजेस आ सकते हैं। आप ऐसा मत बोलना कि एसेक्सुअल में पूरी तरह से क्लोन बन गए, नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए कॉपी करने के दौरान कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटीन से बना चीज है, वो पता नहीं क्या चीज से बना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये सब है ना, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो किसके वो बना, न्यूक्लिक एसिड से बना, तो रिएक्शंस होते हैं। अब रिएक्शंस होने के दौरान, वो डुप्लीकेट करने के दौरान कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं,
तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, याद रखना है ना। तो वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में बहुत कम, नेग्लिजिबल, है ना। चलो बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा। एक पेरेंट चाहिए, ठीक है, सीड का इसमें फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि वह फ्लावर ही नहीं बन रहा है, फ्यूजन नहीं बन रहा है, एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, तो सीड का बनेगा। तो सीड का कोई जरूरत नहीं। और जितने भी प्लांट हैं जो बिना सीड के हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फॉलो करते हैं। नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ही नहीं मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्लावर ही नहीं है इसमें। ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, सेक्सुअल नहीं है तो आइडेंटिकल, क्लोज, ये सब बातें लिख सकते हो। फास्ट होगा, इजी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें गैमेट वैमेट बनाना नहीं है, मैच्योर होने का वेट ही नहीं करना है। बात समझ में आया? जैसे गुलाब का फूल है ना, अब गुलाब के फूल का अब फूल आएगा तब वो रिप्रोडक्शन होगा, तब फिर वो नया सीड बनेगा, तब फिर वो उसे तो स्टीम काटो, स्टीम काट के लगा दो, वेट ही नहीं करना है सीड बनने का। स्टीम काट के लगा दिए, वो अभी ग्रो हुआ, 2-4 स्टीम निकला, उसका भी एक स्टीम काट के फिर लगा दिया, ये फास्टर है ना भाई, ये जल्दी होता है। अब बात करते हैं कितने टाइप्स होते हैं, दो। द फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, है ना। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं नेचुरल पे। नेचुरल पे बात करें तो किस किस से हो सकता है, या तो स्टीम से होता है ना। स्टीम से जैसे एग्जांपल आलू हो सकता है ना, जिंजर, ओनियन, शुगर कैन, टर्मरिक, ये सब स्टीम से होता है ना। लेट में बात करें तो मुझे दो ही नाम पता है, ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया, ये दो ऐसे हैं। क्या रूट में बात करें, स्वीट पोटैटो, डालिया, एस्पैरेगस, एस्पैरेगस, है ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप याद रखो। चलो जैसे ये हो गया आलू, पोटैटो, इसमें देखो आई बर्ड निकल है ना, जैसे छोटे छोटे आई बर्ड होते हैं निकलता है, दैट इज कॉल्ड आई बर्ड। अब हर एक आई बर्ड का हर एक सेगमेंट बनाओ, ये अलग काम करेगा, एक अलग पार्ट देगा। यानी एक पोटैटो से हम 10-15 पोटैटो प्लांट लगा सकते हैं, जितना आई बर्ड है उतना पोटैटो प्लांट को ग्रो करके दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड आई बर्ड। ये आई निकल रहा है ना, सबको पता आलू की खेती, आई बर्ड निकल रहा है। ऊपर वाला पार्ट बनेगा, ऊपर वाला पार्ट बनेगा रूट सिस्टम, नीचे वाला पार्ट बनेगा रूट सिस्टम, है ना, सबको पता है। चलो नेक्स्ट वन इज दैट ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है, जब ये स्टीम से अटैच होता है तभी टाइम इसमें रूट डेवलप होने लगता है, बिना जमीन में गिरे पहले ही रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस तरह से रूट डेवलप होते हैं। अब जैसे वो जमीन में गिरते हैं बस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, फिर नया प्लांट को, एक पत्ते में देखो कितने सारे प्लांट निकल रहे हैं, है ना। तो पत्ते से नया प्लांट निकलना ये काफी अलग है, नेचर देखो कितना खूबसूरत है। तो इस तरह से बात करते हैं। बायोफाइलम में किससे होता है, लीफ में होता है। ओके, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमें पढ़ना है 4 चीजें, है ना। तो पहले इसमें बात करते हैं कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है, किसी एक स्मॉल कट को यूज करते हैं, कट मतलब छोटा सा पीस, तो कोई इस पीस की वजह से एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कटिंग। लेयरिंग में क्या यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसका कोई स्टीम को अंडरग्राउंड कर देते हैं, या फिर स्टीम में ही हम मिट्टी बांध सकते हैं। तो मिट्टी उसको जैसे मिलता है स्टीम में रूट डेवलप हो जाते हैं, रूट डेवलप हो गए तो उसको काट के अलग कर देंगे, क्योंकि उसके बाद रूट हो गया ना भाई, स्टीम तो है ही पहले से, इसके बाद रूट हो गया, तो रूट हो गया तो वाटर ग्रो कर सकते हैं, स्टीम और लीफ फोटोसिंथेसिस कर सकता है, सारा प्रोसेस वो कर लेगा। बात समझ में आया? तो लेयरिंग में ऐसा होता है। ग्राफ्टिंग में हम लोग दो अलग अलग चीज को मिक्स करते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट जिसके पास रूट हो, है ना, दैट इज कॉल्ड स्टोक, और एक वो जिसके पास रूट नहीं हो, अपर पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड शाइन, है ना, तो उसको लोग शाइन बोलते हैं। कटिंग क्या होता है, पीस ऑफ स्टीम, रूट और लीफ किसी का भी ले सकते हैं, स्टीम, रूट और लीफ कोई छोटा सा पीस लेना है, डिपेंड करता है किस तरह का प्लांट, हर एक प्लांट में अलग अलग पार्ट यूज किया जाता है। एंड प्लांटेड टू ग्रो इन न्यू प्लांट, नया प्लांट बनेगा, जैसे रोज हो गया, रोज का स्टीम यूज करके हम लोग करते हैं, शुगर कैन हो गया, हिबिस्कस हो गया, है ना। लेयरिंग बात करते हैं, ब्रांच इज बेंट, उसको लेयरिंग क्या करते हैं, ब्रांच इज बेंट, ब्रांच को हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं, है ना, मोड़ के क्या करते हैं, उसको अंडरग्राउंड करते हैं ताकि उसमें सॉइल है, सॉइल मिलेगा तो रूट्स डेवलप होगा, और उसी से फिर क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, जैसे जैस्मिन और बॉगेनविलिया, ये कोई एग्जांपल हो गया। ग्राफ्टिंग क्या होते हैं, एक पार्ट लीज में जाता है जिसको शेयर बोलते हैं, और एक पार्ट लीज जाता है जिसके पास रूट होता है, स्टॉक बोलते हैं, दोनों को एक साथ रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाई करते हैं एक साथ, अच्छा न्यूट्रिशन देके, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजर से देके उसको अच्छे से बांध देते हैं ताकि वहाँ रूट अच्छे से वो कंबाइन हो सके, एक दूसरे के अटैच हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमें दोनों प्लांट के वेराइटीज को हमको देखने को मिलता है, एक सिंगल फ्लावर है, मैंगो और साइट्रस और एप्पल इस सब में देखा जाता है। जैसे ये देखो, ये कटिंग का एग्जाम्पल है ना, इसका एक कट यूज किया गया है, कट को यहाँ लगा दिए हैं, ये ग्रो कर गया। ये देखो एक कट है, इसमें थोड़े थोड़े बर्ड रहने चाहिए, कट करने से पहले ध्यान रखना उसमें बर्ड या स्टीम रहना, ऐसा कट मत करना, ऐसा कट मत लेना जिसको स्टीम ही नहीं है, बर्ड ही नहीं है, वो ग्रो नहीं करेगा, उसके पास स्टीम बर्ड होना चाहिए, है ना, स्टीम बर्ड ले लो, ठीक है, ये रूट डेवलप करेगा, ये शूट डेवलप करेगा, नया प्लांट बन गया, है ना, छोटा सा कट से, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड कटिंग। बात करते हैं लेयरिंग में, तो लेयरिंग में देखो क्या करना है
कि यहाँ पे देखो एक 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 स्ट्रीम यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड सिंपल लेयरिंग। यहाँ पे देखो मिट्टी के ऊपर एक से ज्यादा स्ट्रीम यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लेयरिंग। इन सब में रूट यूज किया जाएगा, सब में रूट निकलेगा, इन सब में रूट निकलेगा तो ये सबको काट देंगे और 1 2 3 4 5 ना जाने कितने फ्लावर बनेंगे। गोटी लेयरिंग मतलब एयर लेयरिंग, हवा में इसको बांध दिएगा, ये कुछ नहीं है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, एयर वाटर वाटर देने के लिए चाहिए था, दैट इज कॉल्ड। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग में एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट दो प्लांट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, स्टॉक बोलते हैं, दोनों को एक साथ रहते हैं, इसको हम लोग ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। इसको एक साथ रैप कर दो, रैप करने के बाद क्या होगा, ये डेवलप कर जाएगा, है ना। एक के पास रूट होना चाहिए, एक के पास रूट होना चाहिए, याद रखना, दो प्लांट्स को हमको ज्वाइन करना था ग्राफ्टिंग में। ठीक, बात करते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। टिश्यू कल्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमें उस हिसाब से एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि हमें बहुत से ज्यादा हमें प्रोडक्शन देना पड़ेगा, और वो प्रोडक्शन हम लोग तभी दे पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट हम ग्रो कर पाए। और ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कराने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, फ्लावर बनने का वेट करना होगा, उससे आसान वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे आसान आर्टिफिशियल कट लेयरिंग, और उन सब में से भी सबसे आसान टिश्यू कल्चर। आज के जमाने में टिश्यू कल्चर मॉडर्न एग्रीकल्चर में बेस्ट वे है टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ये सब प्रोड्यूस करने के लिए सबसे आसान तरीका है। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, प्लांट एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, छोटा सा टिश्यू यूज करते हैं, है ना, कोई एक पुराना प्लांट से छोटा सा टिश्यू यूज करते हैं, फिर उसी से क्या करता है, ढेर सारे हम लोग प्लांट बनाते हैं, प्रोसेस देखते हैं। द टिश्यू कल्चर इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ आर्टिफिशियल, मॉडर्न है ना, पहले यूज नहीं होता था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, छोटा सा प्लांट लेना, दैट इज कॉल्ड एक्स प्लांट, छोटा सा प्लांट लेना, एक्स प्लांट पुराना, इज ग्रोन एज स्टेरल न्यूट्रिएंट, स्टेरल न्यूट्रिएंट मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रखा जाता है, सही से न्यूट्रिशन दिया जाता है, क्योंकि अगर प्लांट का छोटे से हिस्सा ऐसे यहाँ रख के रख तो मर जाएगा ना 2 दिन में, बस हो जाए, उसको एक सही कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, जैसे प्लांट का कोई हिस्सा लो, उसका अपर लेयर हटा लेना, एपिडर्मिस लेयर, और उसको एक सही कंडीशन में रखो, तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, क्योंकि उसके सेल मर नहीं रहे, आप लोगों को सही कंडीशन दिया हुआ है, सेल को मरने नहीं देना, टिश्यू को मरने नहीं देना, तो वो जो कंडीशन होगा दैट इज कॉल्ड स्टेरल न्यूट्रिएंट की वजह से होगा, है ना। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या है, टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द टोटिपोटेंसी, यानी कि खुद को ज्यादा डेवलप करने पे वो डिपेंड करता है, कितना ज्यादा वो डिवाइड कर पा रहा है उस पे डिपेंड करता है, विच मीन्स दैट एवरी लिविंग सेल हैज द एबिलिटी टू डेवलप, तो सबके पास एक एबिलिटी है डेवलप करने का, ग्रोथ करने का, एंड दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, तो हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब जिससे की बात करते हैं, इसका प्रोसेस क्या, सबसे पहले एक छोटा सा पीस लो, है ना, ए स्मॉल पीस ऑफ द हेल्दी टिश्यू, एक छोटा सा पीस लो। ठीक, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन मतलब उसको न्यूट्रिएंट दो, अच्छे न्यूट्रिशन में रखो, और न्यूट्रिएंट देने से पहले उसमें जितने बैक्टीरिया फंगस है वो सब हटाओ। कल्चर ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम, मीडियम में रखो, है ना, न्यूट्रिएंट मीडियम। स्टेरिलाइजेशन मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया हटाना है, और कल्चरल न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब कि उस मीडियम में रखो जहाँ पे वो ग्रो कर पाएगा, है ना। एक्सप्लांट इज प्लेस्ड अंडर स्टेरिल न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग, जहाँ पे मिनरल होगा, शुगर होगा, विटामिन होगा, एंड ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं, तो समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, वो जो टिश्यू है धीरे 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 वो साइज में बड़ा हो रहेगा, एक अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कैलस, तो हम लोग कैलस बोलते हैं। द सेल डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल कॉल्ड द कैलस, दैट इज कॉल्ड द कैलस, इसे कैलस बोलते हैं। प्लांटलेट फॉर्म, प्लांटलेट फॉर्म मतलब कि धीरे 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 उसमें प्लांट आपको देखने को मिलेगा, कि रूट शूट ये सब आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्लांटलेट। और बहुत ज्यादा प्लांटलेट मिल जाएंगे तो आपको क्या करो, ग्रो कर लो। चलो हम इस इमेज से आपको समझाते हैं। द फर्स्ट इज दैट, हमें क्या सिलेक्ट करना है, एक एक्सप्लांट सिलेक्ट करना है, एक छोटा सा पीस सिलेक्ट करना है, और उसमें से एक्सप्लांट को क्या करना है, अपर वाले लेयर को हटाना है, एपिडर्मिस लेयर आपने पढ़ा है, अपर वाले लेयर को हटाना है, फिर उसको क्या करो, एक मीडियम में रखो, ग्रोथ मीडियम, है ना। ग्रोथ मीडियम क्या हो गया, जल्दी जल्दी ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद देखो बहुत सारे यहाँ टिश्यू डेवलप हो गए, बहुत सारे टिश्यू डेवलप हो गए, दैट इज कॉल्ड कैलस, इसे क्या बोलते हैं, कैलस। अब यही जो कैलस है धीरे धीरे क्या कहेगा, ये जो कैलस है धीरे धीरे क्या कहेगा, देखो ऊपर की तरफ नए नए लिप ग्रो कर रहा है ना, तो नए नए लिप ग्रो कर रहा है। ठीक, तो ये नए प्लांटलेट्स बनाएंगे, और यही प्लांटलेट्स क्या होंगे, नए नए प्लांट की तरफ बिहेव करेंगे। तो एक छोटे से टिश्यू से लेकर न जाने कितने बना रहे हैं, और कितना जल्दी हो रहा है, और कितना ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, बस समझ में आ रहा है। लैब में करना है, बस जल्दी जल्दी करना है, बस टिश्यू ही तो ग्रो कर रहा है, प्लांटलेट बनाते जाओ, लगाते जाओ। दैट्स वाई टिश्यू कल्चर बहुत ज्यादा आज के केस में रिक्वायरमेंट है, और इस पे पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। आज की कंट्री को अगर ज्यादा अगर डेवलप करना है प्रोडक्शन के अंदर, टिश्यू कल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या क्या एडवांटेज है। द फर्स्ट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल, हम चाहते हैं वैसा का वैसा ही रहे, तो हमको वो मिलेगा, क्लोन्स मिलेगा, है ना। फास्टर प्रोड्यूसिंग, जल्दी जल्दी बनेगा, है ना, फास्टेस्ट फास्टेस्ट हो जाएगा, और जल्दी करना है कटिंग लेयरिंग करो, और जल्दी करना है तो फिर क्या करो, टिश्यू कल्चर पे करो, है ना।
यूजफुल फॉर द सीडलेस प्लांट। अब जिनका कोई सीड ही नहीं होता तो उसके लिए क्या करना, फ्लावर बनेगा नहीं, फ्लावर नहीं, सीड नहीं, ये सब कुछ होगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना पड़ता है। अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, हमें इंतजार नहीं करना है कि कब फ्लावर बनेगा, फूल कब बनेगा, फल कब होगा, तो हमें उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, बस ये कोई उसका पार्ट यूज करो, जैसा आप मेथड अपनाना उस तरह से आप यूज करो, स्टीम यूज करो, लेयरिंग यूज करो, जैसा वो प्लांट अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाता है उस तरह से, है ना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक से बहुत ज्यादा इसमें रिलीज होगा, है ना, बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे, बहुत सारे आपको न्यू न्यू इंडिविजुअल मिलेंगे, तो ये क्या करता है, इस चीज को बढ़ाता है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी asexual reproduction portion, and now we will study about the sexual reproduction, जहाँ पे मेल फीमेल गैमेट्स का हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, फ्यूजन पढ़ते हैं, और फिर डेवलपमेंट पढ़ते हैं, कैसे वो डेवलप होता है, कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे क्लोन्स बनते हैं, फास्टर्स होता है, बात करते हैं फ्यूजन पढ़ा, बडिंग पढ़े, फ्रेगमेंटेशन को हमने देखा, स्पोर फॉर्मेशन हमने समझा, रीजेनरेशन के एग्जांपल देखे, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल नेचुरल देखा, और साथ में टिश्यू कल्चर के इसके इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने देखा बहुत ही आसानी से, जिसको हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पे हमें पढ़ना है दो चीज। द फर्स्ट वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर, एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमें फ्लावर का पढ़ना है एंड ह्यूमंस का पढ़ना है, ये दो हमारे सिलेबस में है, और वो दो हमारे लिए एग्जाम में होगा। फ्लावर का स्ट्रक्चर एग्जाम में आता रहता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, ये दो एग्जाम में आते रहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लेकर काफी एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर सबसे पहले, फिर हम लोग वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फ्लावर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। फ्लावर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के लिए उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, फ्लावर हो गया। क्यों, क्योंकि उसी के पास वो जो मेल फीमेल पार्ट है उन्हीं के पास है, एंड उसी के पास क्या है, गैमेट्स भी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड थ्रू द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन के इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर वो नया बनता है। आपको ये कंसेप्ट याद ही होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हमेशा यूज करना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट एम्ब्रियो बनेगा, वही एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल बनेगा। बात समझ में तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कंसेप्ट आना ही आना है हर बार। तो उसमें बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस ये होते हैं कि ये दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, है ना, बात करते हैं। और तुम थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, म्यूसिस के प्रेजेंट, यानी कि हाफ हो जाते हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, दैट इज कॉल्ड म्यूसिस। क्लास 9 में हमने पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स जायगोट, जायगोट बनेगा, प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, में वेरिएशन होने वाले हैं, और जहां वेरिएशन होगा एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, ये सारे वर्ड लिख देना, ठीक है। हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड इवॉल्व, है ना, ठीक। यूजुअली स्लोअर देन द एसेक्सुअल, स्लोअर होगा ना, क्योंकि यहाँ गैमेट्स एमेट्स का कंसेप्ट आ रहा है, उसके लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होना चाहिए, है ना, इसके लिए। इसमें बात करते हैं प्रोड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं तो एडेप्टेबिलिटी हो रहा है, एडेप्टेबिलिटी तो इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूटी बना के रखा है ना, एक्सटिंक्ट होने से बचा के रखा हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है ना। वेरिएशंस आते रहेंगे, अडेप्ट करा ना, अडेप्ट करा तो ज्यादा दिन तक सर्वाइव करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और प्लांट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज द प्रोसेस between मेल एंड फीमेल गैमेट्स with the fuse, that is called fertilization to form a zygote। जायगोट बनेंगे, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में, ये तो हो रहा ही है। which develops into the seed, फिर वो किस चीज में बनेगा, सीड में बनेगा, फिर वो सीड नया प्लांट में बनेगा। द सीड आफ्टर ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, जब भी उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगा, सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, तो फिर वो क्या बनेगा, नया बनेगा, है ना। तो ये प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, इन दोनों की वजह से क्या होता है, इनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो मेल गैमेट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट्स है, फिर ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक आता है, फिर वो जायगोट बनता है, फिर वो सीड बनता है ना। तो इसी चीज को हमको पढ़ना है, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज दैट, हमें ये एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे, हम लोग इसकी टेंशन ना लो। कुछ एग्जांपल्स है फ्लावर में, इस तरह से आपको खूबसूरती रंग बिरंगे फ्लावर्स आप लोग देखते होंगे। तो फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। तो हम लोग फ्लावर का हर जगह देखते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन होते हैं। तो फ्लावर में अगर बात करें तो उनके पास 5-6 पार्ट होते हैं जिसको हमको पढ़ना होगा। दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज सेपल्स। सेपल्स को हम लोग कैलिक्स भी बोलते हैं, जो नीचे होता है ना ग्रीन कलर का, उसके साथ अटैच होता है, जिसके अंदर से वो निकलता है जब वो जन्म भी नहीं हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड द सेपल्स। उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। वो ग्रीन कलर का जो बेस जुड़ा हुआ है ना,
पेटल्स क्या होता है, ये जो कलरफुल अभी आपने देखा ना, फ्लावर कलर है, ढेर सारे कलर है, तो वो कलरफुल जो चीजें हैं उनको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। ब्राइटली कलर्ड होते हैं, डार्क कलर्ड होते हैं, जो भी होते हैं, अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इसका काम क्या है, कीड़ों का इंसेक्ट अट्रैक्ट करना, क्या करवाने के लिए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पर जमा हो जाना है। तो स्टेमेन, स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। एंथर दो पार्ट में होता है, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, एंथर बोलते हैं। स्टेमेन के पास दो पार्ट है, नीचे वाले को फिलामेंट, ऊपर वाले को एंथर। उसी एंथर के पास मेल गैमेट्स है, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर दो दो स्पर्म सेल्स होते हैं, है ना, ये आपको याद रखना होगा। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका नाम कार्पेल भी है। इसके पास तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड लो ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है ना, तो तीसरा पार्ट के अंदर ही हो गया ना। तो स्टिग्मा अपर लेयर है, इसके पास कुछ स्टिकी मटेरियल्स होते हैं जो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है, उसको पकड़ के रखता है ना। स्टाइल क्या होता है कि वो मिडिल पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, जहाँ पे पोलन ट्यूब होता है जो क्या करता है, पोलन ग्रेन को ओवरी तक लेके जाता है ना। ओवरी क्या होता है, जिसके अंदर ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स क्या है, जिसके अंदर ओवम है। तो हम लोग इसको डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे, इसके लिए अभी आप उतना ज्यादा मत सोचो। सबसे पहले आप इसको देखो, इसके पार्ट्स को समझा। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का है लिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सेपल्स, है ना। और ये जो कलर प्लांट है लॉन्गिट्यूडिनल बाइसेक्टेड है, इसको इस तरह से काट के रखा हुआ है ना, ठीक, दैट इज कॉल्ड पेटल्स। तभी आपको ये दिख जा रहा है ना, अगर ये वाला इधर भी होता तो ये थोड़ी दिखता बीच वाला, है ना। ये कैसे दिखता है, इधर से भी अगर फ्लावर हो तो इसको काटा गया इससे, और तब आपको दिखाया जा रहा है ना। तो ये हो गया फीमेल पार्ट, और ये सब सारा क्या हो गया, मेल पार्ट। अब ये मेल पार्ट में देखो, ये जो ग्रीन 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 जो बेस है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ऊपर में जो ये येलो येलो है, दैट इज कॉल्ड एंथर। इसी एंथर के पास पोलन ग्रेन होता है, मेल गैमेट्स होता है। मेल पार्ट के पास मेल गैमेट्स होगा, फीमेल के पास फीमेल गैमेट्स होगा, है ना। अपर पार्ट को स्टिग्मा, मिडिल पार्ट को स्टाइल, एंड इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। और इसके अंदर ये पाइप जो दिख रहा है ना, इस तरह ग्रीन कलर का पाइप, दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। कंप्लीटली इसको पिस्टिल बोलते हैं, या तो कार्पिल बोलते हैं, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, है ना। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। पास समझ में आ रहा। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्लावर को दो टाइप में रख सकते हैं, यूनिसेक्सुअल या तो बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स को, यानी कि वो मेल हो या तो फीमेल हो, या तो मेल या तो फीमेल, है ना। मेल यानी कि या तो उसके पास स्टेमेन हो तो उस फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। अब या तो उसके पास सिर्फ फीमेल हो, कार्पेल हो या तो पिस्टिल, है ना, तो पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। और अगर दोनों हो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, जैसा भी डायग्राम में दोनों का है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो या तो उसके पास एक ही चीज हो, है ना, कंटेंट्स आइदर स्टेमेन और पिस्टिल, या तो स्टेमेन हो या फिर पिस्टिल हो, या तो मेल पार्ट्स हो या तो फीमेल पार्ट्स हो। ठीक, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, कंटेंट्स बोथ, ये दोनों रखता है ना, स्टेमेन एंड पिस्टिल दोनों रखता है, ठीक। जैसे पपाया, वाटरमेलन, मेज, ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज, लिली, ये सारे के सारे क्या हो गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। जैसे ये देखो, इसके पास देखो स्टेमेन भी है एंड पिस्टिल भी है, तो इसके पास दोनों पार्ट है। दिस फ्लावर कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। एंड यू कैन सी हियर दैट दिस फ्लावर कंटेन्स ओनली पिस्टिल, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, and it is also called pistillate flower because it contains only female reproductive part, that is called pistil, है ना। and ये किस चीज को रखा हुआ है, ये रखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेमेन। स्टेमेन है तो स्टेमिनेट फ्लावर, पिस्टिल है तो पिस्टिलेट फ्लावर, दोनों क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। इसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेम डायग्राम यहाँ पे बता रहा है ना, दोनों है ना। तो दोनों है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, सिर्फ स्टेमेन है तो स्टेमिनेट फ्लावर, पिस्टिल है तो पिस्टिलेट फ्लावर, और ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, इट्स क्लियर, ओके, वेरी गुड। सो नाउ अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, देखो मेल गैमेट्स यहाँ पर है, इसके ऊपर पे पोलन ग्रेन लगा हुआ है, फीमेल गैमेट्स इधर अंदर छुप के है, यहाँ से तो यहाँ तो आना पड़ेगा, है ना, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ कहीं दूसरे प्लांट से आना पड़ेगा, यानी मेल गैमेट्स का यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना भाई, वो तो लिविंग थिंग की तरह है नहीं कि खुद जाएंगे, समझ रहे हो। हाँ, तो फिर वो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का वहाँ से वहाँ तक तो आना पड़ेगा ना, ठीक है। अब वो पोलन ग्रेन्स वहां से वहां तक आएंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पोलन का आना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, या पोलन शॉर्ट में, है ना, फ्रॉम मेल पार्ट का एंथर में होता है भाई, वो कहाँ तक जाना, फीमेल पार्ट में कौन सा जगह पे जाएगा, ऊपर की तरफ, ओपनिंग की तरफ, स्टिग्मा में, नीचे नहीं ऊपर की तरफ स्टिग्मा में, है ना, तो स्टिग्मा पे जाएगा, है ना। तब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। दिस इज एसेंशियल प्रोसेस ट्रिगर फर्टिलाइजेशन। अगर वो वहां आया नहीं तो अंदर गया ही नहीं पोलन ट्यूब से होकर, और अंदर गया ही नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, पहले जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा,
सीडी नहीं बनेगा, आगे का प्रोसेस कंप्लीट रुक जाएगा। तो पॉलिनेशन पहला जरूरी है, अगर इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा, है ना। मेल गैमेट्स को आना ही पड़ेगा फीमेल गैमेट्स के पास, है ना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पॉलन, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना, इसे हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलन रीचेस द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे क्या पॉलिनेशन के दो प्रकार, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। उसी प्लांट का है, उसी प्लांट में अगर ये सेम फ्लावर में आ गया या इसी प्लांट का कोई फ्लावर से इसमें आ गया, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव जाइगोट क्या मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, तो वो अगर इसमें आ गया स्टिग्मा में, या तो सामने से आया या तो दूर का फ्लावर से भी हो सकता है। दूसरा फ्लावर से मतलब आप उसको क्रॉस में समझना, उसी फ्लावर का मतलब सेल्फ, है ना, उसी फ्लावर का सेल्फ और उसी पेड़ के किसी फ्लावर का सेल्फ, क्योंकि उसी पेड़ में तो उसके पास भी वही जीन्स है और वही जीन्स है तो फिर उसमें कुछ वेरिएशन नहीं आने वाला, दैट इज कॉल्ड क्या, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएशंस नहीं होते, सेम प्लांट के जीन्स को यूज किया जाता है। अब वो सेम प्लांट के जीन्स कैसे हो सकते हैं, उसी फ्लावर के अंदर है, यानी उसी प्लांट से अटैच है दोनों, है ना, या फिर कोई और फ्लावर है लेकिन उसी प्लांट से अटैच है, बात समझ में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं क्या होना चाहिए कि सेम फ्लावर में जाना चाहिए, है ना, इसी में सेम फ्लावर या तो कोई और फ्लावर से बट सेम प्लांट होना चाहिए उसी प्लांट के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, इसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि एक ही प्लांट के अंदर आया तो क्या करेगा, क्लोन्स बनाएगा, वैसा ही एडजस्ट चेंजेस तो नहीं होंगे, लेस पॉलन वेस्टेज। अब एक ही प्लांट के अंदर रहना है या फिर इसी फूल के अंदर रहना है, इसी फ्लावर के अंदर रहना, मेरी प्रोडक्ट यहाँ से तो ढेर सारे पॉलन ग्रेन है, 20 में से तो यहाँ 10 पहुंच ही जाएंगे, है ना, 10 वेस्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत कम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वहां वाले पेड़ से यहाँ आना है क्रॉस पॉलिनेशन पे, तो क्या चांस है वो 30 के 30 यहाँ आएंगे, बहुत कम चांस है, बहुत कम, शायद ही कोई 1-2 आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन बहुत वेस्ट होता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में वेस्ट नहीं होता है, तो ये फ्लावर नहीं हो जाता। अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता तो फिर ना जाने रिप्रोडक्शन का रेशियो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर आना पड़ता है, बात समझ में आ रहा है। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं, अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाता है और ना जाने कितने प्लांट्स की वजह से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट का फ्लावर, लेकिन एक ही स्पीसीज का, ऐसा नहीं कि सूरजमुखी का फूल गुलाब का फूल में जा रहा है तो वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना। तो pollen is transferred to a flower or anther of the same species, है ना, एक ही स्पीसीज का यूज किया जाता है। ठीक, pollen is transferred to a flower on anther plant of the same species। लैंग्वेज थोड़ा अजीब है, बस आप थोड़ा इस पर ध्यान देना। एडवांटेज प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशन लाता है, क्यों, आपने वो आगे जाके एक चैप्टर पढ़ना है ग्रेगर मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे मेल और फीमेल का कंसेप्ट यूज किया गया है, और साथ में अगर हम चाहते हैं वेराइटीज आए तो दूसरा प्लांट का यूज करना पड़ेगा जिसके पास अलग कैरेक्टर्स हो, तो दो कैरेक्टर्स को मिक्स करके नया प्लांट लाना होता है, तो ये किसकी वजह से होगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही हो पाएगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन पे बात करते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन कराने के लिए क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हवा हुआ चल गया तो हो गया, पानी वानी बारिश हो गया तो यही हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, इंसेक्ट्स बहुत जरूरी है, इंसेक्ट्स के बिना यहाँ से वहां नहीं आएगा, है ना, ग्रेविटी की वजह मान लो एक प्लांट यहाँ दूसरा प्लांट हाइट पे तो ज्यादा दूर है, हवा को जिसको दूर तक आ सकता है, अब एक उतना दूर है 100 मीटर दूर है, यहाँ दूर है तो कैसे आएगा, उसके लिए इंसेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं जो पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं, जैसे वाटर, इंसेक्ट, विंड, बर्ड्स, ये सब, है ना, एनिमल्स, हम लोग भी करवा सकते हैं ना, तो कभी जाओ कभी ट्राई करो, है ना, पॉलिनेट यहाँ करवा दो। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट है ना, जिसको पॉलिनेटर बोलेंगे। ये पॉलिनेटर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स लेकर एक पहले एंथर पे आना जरूरी है, पहले एंथर पे आएगा तभी तो कुछ लेके जाएगा, तभी तो खाली हाथ क्यों जाएगा, बस में वहां से यहाँ थोड़े लाना है, यहाँ से वहां लेके जाना है, तो ये लेके जाएगा पॉलन ग्रेन्स को। ठीक, तो ट्रांसफर करेगा कहाँ तक, स्टिग्मा तक। हो सकता है एक बार लेके गया तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉलिनेशन, 2 बार लेके गया तो सेकंड पॉलिनेशन, 3 बार लेके गया तो थर्ड पॉलिनेशन, जितना पॉलिनेशन चाहे ये कर सकता है, जहां जहां ये महाराज जाएंगे अपने वो पैर में वो चिपका के लेते जाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा के पास क्या होता है, चिपचिपा चीज होता है और चिपकेगा उसमें। ठीक, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, है ना, कैसे होगा, पॉलिनेशन पहले होगा। ठीक, उसके बाद वो पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा में जाने के बाद क्या होगा, वो जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, पॉलन ग्रेन ग्रोथ थ्रू द स्टाइल, है ना, धीरे धीरे नीचे जाएगा। मेल गैमेट्स ट्रेवल, ग्रोथ का मतलब ये नहीं होगा बड़ा होगा, ग्रोथ का मतलब आगे जाएगा, ट्रेवल, है ना,
तो मेल गैमेट्स ट्रेवल थ्रू द पॉलन ट्यूब के अंदर जाएगा। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एक सेल टू फॉर्म अ जायगोट, वो जायगोट के अंदर बनेगा है ना, उसमें दो सेल्स होते हैं। याद रखना वो जो गैमेट्स है पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो सेल है। यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, एक नहीं दो दो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। प्लांट में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक नहीं, हमारे जैसे नहीं एक फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियस, पहले एक सेल जाता है, एक से एक के साथ डिवाइड करता है, दो एक दूसरा जो आता है वो दो पोलर न्यूक्लियर के साथ डिवाइड करता है। हम डायग्राम देखते हैं, जैसे देखो यहाँ ढेर सारे हैं, तो यहाँ से जो ये आएगा इसके पास देखो दो है, दो होते हैं, एक और एक दो, ठीक, इसके पास दो स्पर्म सेल्स होते हैं, यानी ये जो एक जो है सिंगल जो होता है ना पॉलन ग्रेन, इसके अंदर दो सेक्स सेल्स होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं, यहाँ पे दो गैमेट्स आते हैं, एक और एक दो, दोनों आते हैं, दोनों आने के बाद किसी एक के साथ फर्स्ट वाले के साथ वो मिल के फर्टिलाइजेशन करता है, और सेकेंड वाला जो आता है, सेकेंड वाला वो दो न्यूक्लियाई दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करता है, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। चलो इसमें देखते हैं आगे, नेक्स्ट वन इज दैट डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक प्रोसेस फाउंड इन ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। एंजियोस्पर्म, जिसको जिन प्लांट के पास फ्लावर है उन फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म, क्लियर, ओके। इट इन्वॉल्व्स टू फ्यूजन्स इनसाइड द एम्ब्रियो, दो बार होगा, एक बार एक मेल गैमेट्स और एक बार एक फीमेल गैमेट्स ओवम के साथ। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक मेल गैमेट्स वो किसके साथ होगा, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, दो फर्टिलाइजेशन है, दैट इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का नाम पड़ता है सिंगेमी। सिंगेमी क्यों, क्योंकि इसमें एक मेल गैमेट और एक मिलके क्या बनाता है, जाइगोट। ये 2n क्या हो गया, 2n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात करें, मान के चलो मेल के पास n क्रोमोसोम है ना, ऐसे सेल है, इसके अंदर n क्रोमोसोम है, और एक के पास कितना n, तो ये जो अब नया जो जाइगोट बनेगा तो इसके पास कितने होंगे, n प्लस n, 2n हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सिंगेमी, है ना, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि एक नहीं एक मेल गैमेट्स होता है तो जिसके पास n क्रोमोसोम है, और दो फीमेल पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनके पास भी n, तो n और n दो फीमेल के, है ना, दो फीमेल के और मेल के, है ना, तो n टोटल कितना हो गया, तो नया सेल बनेगा वो क्या होगा, ये दोनों को अटैच करेगा n n n, है ना, तो दोनों तीनों को मिला के कितना हो जाएगा 3n, इसीलिए इसको बोलते ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि तीन लोग फ्यूज करेंगे, दो फीमेल का पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल का न्यूक्लियाई, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और फिर ये दूसरा बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसका अलग एक और नाम क्या पड़ेगा, डबल फर्टिलाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो नया चीज बनता है ये बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब कि वो जो जाइगोट जो बना ना उसका ऊपर का अंदर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अंदर को वो बाहर का एक लेयर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, है ना। ठीक, द नेक्स्ट वन इज दैट डबल फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स क्या होंगे, पॉलन ग्रेन आएगा सबसे पहले स्टिग्मा में, फिर वहाँ फिर जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब से होकर वो नीचे तक जाएगा, ठीक है, फिर वहां जाने के बाद क्या होगा, कैरिंग टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स होंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म सेल या सेक्स सेल्स, है ना, इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, जैसे एम्ब्रियो सेक के अंदर जाएगा तो पहले पहला फर्टिलाइजेशन होगा, n और n मिलके 2n होगा, एक जाइगोट बनेगा, है ना। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, मेल गैमेट जो होगा वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच होगा, तब 3n बनेगा, है ना, जो कि एक एंडोस्पर्म बनेगा, विच डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म फूड रिजर्व फॉर द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। बात समझ में आया, तो ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है, इसको आप लिख लोगे कॉपी पे, ओके। नम अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड, अगर अब बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, सीड बन में डेवलप होगा एम्ब्रियो के बाद, और सीड में डेवलप होगा तो फिर उसको जैसे कंडीशन मिलेगा वो जर्मिनेट भी करेगा। फॉर्मेशन ऑफ सीड क्या होगा, जाइगोट क्या बनता है, जो अंदर का जाइगोट वो फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक, वो एम्ब्रियो बनेगा, वही एम्ब्रियो नया प्लांट बनता है। जो ओव्यूल है वो सीड बनता है, ठीक है, ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है, और ओवरी वाल फ्रूट वाल बनता है। जैसे ये फीमेल पार्ट है ना, बात करते हैं इसमें, जैसे अगर देखते हैं हम येलो कलर, येलो, हाँ, ठीक, चलो, जैसे ये फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट, ठीक, फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे बन गया, इसके अंदर में बना क्या, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो क्या बनेगा, ये बनेगा नया प्लांट,
है ना, एम्ब्रोयो। एम्ब्रोयो क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। तो इसके ऊपर जो है ओव्यूल, ये तो बनेगा फ्रूट, सीड बनेगा, ओव्यूल सीड बनेगा। और इसके बाहर जो है ओवरी, वो क्या बनेगा, फ्रूट। और ये जो ओवरी का जो बाहर वाला लेयर है वही फ्रूट का लेयर बनेगा, छिलका बनेगा। फल का भी एक छिलका होता है ना, तो वो छिलका बनेगा बाहर वाला लेयर। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक नया फ्रूट बन जाएगा। ठीक, तो ओवरी वॉल जो है फ्रूट का वॉल बनेगा, फल का छिलका है ना। ओवरी क्या बनेगा, वो फ्रूट बनेगा जिसको आप खाते हो। ओवरी क्या बनेगा, सीड जो आप रखते हो, और सीड के अंदर है एम्ब्रोयो जो कि डेवलप होगा एक नया प्लांट में। बात समझ में आ रहा है? ठीक, इस तरह से सीड होगा। अब उसको जहाँ नया कंडीशन मिलेगा वो क्या होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम लोग हाइपोकोटिल बोलते हैं। सीड से जो नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोकोटिल, और सीड के जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एपिकोटिल, है ना। सीड से जो ऊपर निकलेगा दैट इज कॉल्ड एपिकोटिल, है ना, और सीड से जो नीचे निकलेगा दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटिल। रेडिकल भी बोल सकते हो, रूट्स डेवलप हो रहा है ना। ठीक, तो इसको हम लोग बोल रहे थे ये जो सीड है कॉटिलेडोन होता है, मोनोकोट डाइकोट आपने पढ़ा है, आपको गुटली में से तोड़ोगे तो दो होगा डाइकोट, और अगर नहीं टूटेगा तो दैट इज कॉल्ड मोनोकोट। तो ऐसे सीट होते हैं, मोनोकोट डाइकोट वाले सीट होते हैं, है ना। तो ये था प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन को देखे, फिर उसमें सीड कैसे फॉर्म करता है प्लांट में, ये रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगले वाले सेक्शन में। और हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स क्या होते हैं, और सारे ना जाने एड्स के अलावा और कौन कौन से डिजीज होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, है ना। और फिर बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेथड है, और ये डिजीज से क्या क्या मेथड है, क्या क्या सिम्टम्स है, ये सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अब प्रोडक्शन इन द फ्लावर और द प्लांट हम लोग ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें जानना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव के किस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, किसका क्या फंक्शंस है, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स टॉपिक्स के अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स आज हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरह से इसके हर एक कंसेप्ट को। द फर्स्ट थिंग इज हियर रिटन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल का कंसेप्ट होता है, गैमेट्स होते हैं, फ्यूज करते हैं। मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म बोल रहे हैं, फीमेल गैमेट्स को एक बोल रहे हैं, ओवम भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे गैमेट्स, गैमेट्स के बाद क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन करवाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। इनके पास दो पेयर ऑफ मेल ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस। इसके ऊपर एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एपिडेडिमिस। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म को रिलीज करना, है ना। स्पर्म को रिलीज करने के बाद एपिडेडिमिस क्या करता है, उस चीज को मेच्योर करता है, स्पर्म को मेच्योर करता है। फिर यूरेथ्रा जो होता है वो लेके आता है उसको यहाँ तक, आगे तक, है ना। कहाँ तक लेके आता है, पेनिस तक। पेनिस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है पतला सा, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और ये जो पाइप होता है दैट पाइप इज कॉल्ड वेस्ट डेफरेंस। इस पाइप को वेस्ट डेफरेंस बोलते हैं, है ना। ठीक, यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो क्या करता है, लिक्विड रिलीज करता है, व्हाइट कलर का लिक्विड। और वो लिक्विड मिलके क्या करता है, वो उसके फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, जो स्पर्म है उसके ट्रांसपोर्टेशन में या फिर उसके मूवमेंट में मदद करता है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आउटर पार्ट इज कॉल्ड वेजिना, है ना। वेजिना का भी एक ओपनिंग है, कहाँ तक पहुंचने के लिए, यूटेरस पहुंचने के लिए। इसके पास भी दो पेयर होते हैं, किस चीज के लिए, फीमेल गैमेट्स बनाने के लिए, है ना। फीमेल गैमेट्स बनाने के लिए दैट इज आल्सो कॉल्ड ओवरी, है ना। ओवरी से लेकर यूटेरस जाने के लिए एक रास्ता है दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, उसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। द नेक्स्ट वन इज दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, है ना। तो टेस्टिस अ पेयर ऑफ ओवल ऑर्गन, ओवल शेप का, अंडे के शेप का, है ना। तो और प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर, यानी कि बाहर में उसके मस्कुलर शेप ऐसा है ना, सैक बना मस्कुलर शेप, तो उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। प्रोड्यूसेस स्पर्म, इसका काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, आपने पढ़ा होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है जो किसी में मदद करता है मेल सेक्सुअली कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, जैसे मेल के पास मुस्टेज है, हेयर है, इस चीज को डेवलप करने में मदद करता है ना। ठीक, स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या है, वो बाहर का जो पैक है जो मस्कुलर है जिसके अंदर टेस्टिस है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। अपोज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हम लोग क्या बोलते हैं,
स्क्रोटम, इसका काम क्या है, ये जो स्क्रोटम है ना मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के बाहर क्यों है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, काफी हीट है, और जो स्पर्म जो है वो ज्यादा हीट में अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, वो डैमेज हो जाएगा। तो जानते हैं कि जो नेचर है वो समझता है कि अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बॉडी के अंदर रहता, यानी स्पर्म प्रोड्यूस करने का जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, वो स्पर्म अच्छे से रिलीज नहीं होता, वो डैमेज हो जाता। क्यों? क्योंकि अंदर हीट ज्यादा है, तो इस हीट से बचने के लिए वो बाहर रहता है। बाहर रहने से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर से कम से कम 2-3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस कम होगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या होगा, वो स्पर्म डैमेज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, बॉडी के बाहर होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलो बात करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज दैट एपिडेडिमिस। एपिडेडिमिस अभी देखोगे कि जो क्या बोलते हैं, ये टेस्टिस है उसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है इस तरह से। तो जैसे यहाँ से स्पर्म निकलता है, यहाँ से जहाँ स्पर्म निकलता है वो रिलीज होता है, वो जमा होता है, वो स्टोर होता है एपिडेडिमिस के पास। क्यों? ऐसे थोड़ी कि जब वो क्या बोलते हैं इंटरकोर्स के दौरान तुरंत बनेगा तुरंत निकलेगा, है ना, पहले वो बनता है, और जब वो स्पर्म बना हुआ तो क्या होगा, वहां पे मेच्योर होता रहता है, वो तो मेच्योर होता है ना, तो मेच्योर होगा, स्टोर्स एंड मेच्योर स्पर्म, उसका काम है मेच्योर करना। फिर वास्ट डिफरेंस क्या है, वो पाइप है आगे तक लाने के लिए, यूरेथ्रा तक लेके आने के लिए, है ना। यूरेथ्रा क्या है, पेनिस के अंदर एक रास्ता है जहाँ से बाहर निकलता है यूरिन एंड स्पर्म, है ना, तो दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, दैट इज अ पाथ, है ना, तो एक रास्ता है दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस क्या है, यूरेथ्रा तक ले जाने के लिए, है ना, यहाँ से वहां तक उसको ले जाने का काम है। सेमिनल वेसल्स, ये क्या है, लिक्विड है, प्रोड्यूसेस न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड कंटेनिंग द फ्रक्टोज, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। अब स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, सेल को लिविंग रहने के लिए इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, वो वरना लिव नहीं रहेगा। प्रोड्यूस प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म, उसमें एनर्जी दे रहा है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड, यही जो ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, वो लिक्विड को रिलीज कर रहा है ना, और क्या कर रहा है, उसके मूवमेंट को आसान कर रहा है, ठीक। अब वो स्पर्म और वो लिक्विड ये दोनों मिलकर कहलाते हैं सेमेन, है ना, इसको हम लोग सेमेन बोलते हैं। यूरेथ्रा क्या है, सेमेन को बॉडी के बाहर निकालेगा, सेमेन यानी वो लिक्विड हो गया, लिक्विड के अंदर जिसके अंदर स्पर्म है ना, व्हाइट कलर का होता है, ठीक। मेल पॉपुलरी ऑर्गन, पेनिस क्या है, बाहर का जो ऑर्गन है जो क्या करता है, फीमेल बॉडी के अंदर ले जाने में मदद करता है, ठीक। चलो बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास भी दो पेयर ऑफ क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, किसी को प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमेट्स। मेल के पास भी दो है, फीमेल के पास भी दो है ना, ये भी ओवल शेप के होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ऑल्सो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स दैट इज कॉल्ड एग्स। एग्स भी बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ओके। सीक्रेट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल हार्मोन्स भी रिलीज करता है, आपने पढ़ा होगा है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि ये जो है ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, सेक्सुअली कैरेक्टर्स को मेंटेन करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन जो बच्चा जब पेट में होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो उस समय बॉडी कंट्रोल को बॉडी को कंट्रोल करने में, न्यूट्रिशन को अच्छे से देखभाल करने के लिए वो उस समय मदद करता है ना, तभी वो रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम में काफी हेल्पफुल होता है, ओके। तो फैलोपियन ट्यूब क्या कर रहा है, अब वो जो यहाँ से जो रिलीज हुआ है ना, ठीक, उसको आगे ले जाने का काम करेगा, ठीक। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये वही जगह है जहाँ तक स्पर्म खुद आ जाता है, इसको यूटेरस तक आने की जरूरत नहीं। ओवरी से जो रिलीज हुआ है ना एग, वो उसको यूटेरस तक आने की जरूरत नहीं, स्पर्म वहां तक चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओवरी क्या होता है, ये जो दो पेयर ऑफ ओवरी है ना, कभी ये ऐसा नहीं होता है कि इधर भी एक बना इधर भी एक बना, नहीं, एक बार में एक ही बनता है, कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसे, है ना, पीरियोडिक के टाइप का। तो कभी ये बनाता है कभी ये बनाता है, अगर दोनों तरफ बनता है, दोनों तरफ स्पर्म तो दोनों तरफ जाता है, तो फर्टिलाइजेशन दोनों तरफ हो जाता है। तो दोनों तरफ फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, याद रखना है ना, दोनों फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, एक ही फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किस साइड होगा, जिस साइड का ओवरी एग रिलीज कर रहा है, कौन साइड का रिलीज किया वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा किसकी बारी है, ठीक। तो कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ओकर्स हियर। यूटेरस क्या है, वो जगह है जहाँ पे क्या होगा, जाइगोट आएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में होगा अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन, है ना। एम्ब्रियो आके वहाँ अटैच होगा यूटेरस से, जहाँ पे वो बच्चा 9 महीने रहेगा, या फिर जिसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना, तो जहाँ पे वो बच्चा रहने वाला है तो उसको हम लोग यूटेरस बोलते हैं। ठीक मस्कुलर ऑर्गन वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द बेबी, जहाँ पे एम्ब्रियो बेबी में डेवलप होगा। सर्विक्स क्या ओपनिंग है, वेजिना भी ओपनिंग है। वेजिना क्या होगा, इंटरकोर्स के दौरान वो स्पर्म कलेक्ट करने का काम करेगा, दैट यही इसका काम है ना। तो नेक्स्ट पार्ट इज दैट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी वो स्टेज होता है बच्चों में जो टीनेज के दौरान होता है, जब वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर हो जाते हैं, क्या रिलीज करने के लिए, मेल गैमेट्स रिलीज करेगा, फीमेल गैमेट्स रिलीज करेगा। तो वो गैमेट्स रिलीज करने के लिए जब वो मेच्योर हो जाता है ना,
दैट इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। उसी स्टेज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम मैच्योर। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, लड़का पापा बन सकता है, लड़की माँ बन सकती है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, है ना, जो कि एडोलेसेंस के टाइम में ही हो जाता है। अब ये पता कैसे चलेगा प्यूबर्टी? कुछ कुछ साइंस होते हैं बच्चों में। क्या होता है, मेल्स में अगर बात करें, बॉयज में बोले तो ग्रोथ ऑफ द बियर्ड, दाढ़ी मूछें आने लगती है ना, वॉइस बिकम्स डीपर, आवाज थोड़ा भारीपन होता है, एडम चप्पल ये निकल जाता है ना, ब्रॉड शोल्डर्स, ये कंधे चौड़े हो जाते हैं, टेस्टिस बिगन प्रोड्यूसिंग स्पर्म, स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, एक बच्चे में रिलीज नहीं होता है, 6-7 तक नहीं होता है, 5+ तक नहीं होता है, फिर वो जब 7-8-9 पहुंचते तब होने लगता है। हेयर अपीयर्स इन द आर्म पिट्स, इधर आर्म पिट्स होता है। प्यूबिक रीजन मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अगल बगल हेयर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उनमें पीरियड्स होने लगते हैं, हिप्स बिकम ब्रोडर, हेयर अपीयर्स, हेयर उनमें भी होते हैं, आर्म पिट्स एंड द प्यूबिक रीजन। तो ये सब चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना। तो ये हर बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस है, स्पर्म आर डिपॉजिटेड इन द वेजिना, पहले वेजिना में स्पर्म आएगा, फिर वो कर्विक्स होते हुए यूटेरस जाएगा, यूटेरस होते हुए फ्लैपियन ट्यूब जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब में क्या होगा, वहाँ ऑलरेडी एक इंतजार कर रही है ना, तो वह एक जाएगा, उसके बाद फर्टिलाइज करेगा, क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जैसे बन गया वो कहाँ आएगा, सीधे आएगा यूटेरस के पास। यूटेरस के पास धीरे 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 वो क्लस्टर ऑफ सेल्स बन के वो सीधे यूटेरस के पास आएगा, और आगे क्या होगा, अटैच हो जाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड इम्प्लांटेशन। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा और जाके कहाँ बोलो जुड़ेगा, द एम्ब्रियो अटैच टू द यूटेरिन वॉल, यूटेरिन वॉल में आके जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्लांटेशन। फिर वो धीरे धीरे 8 वीक का होगा, जहाँ पे उसको बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर नजर हो जाएगा, एम्ब्रियो धीरे 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 वो जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसमें इसमें बॉडी पार्ट नजर आने लगेंगे, हाथ पैर मुंह वगैरह ये सब दिखने लगेगा, तो तब उसको हम लोग उस स्टेज को हम लोग फीटस बोलते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड फीटस, ओके। प्लेसेंटा क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेवलप होता है यूटेरस के अलोंग, है ना, तो क्या करता है, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है ना, ठीक। प्लेसेंटा इज एन टेम्पोररी ऑर्गन, टेम्पोररी हमेशा के लिए नहीं रहेगा फीमेल बॉडी में, बस उस जेस्टेशन पीरियड तक उसको क्या करेगा, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करेगा, है ना। ऑर्गन कनेक्टेड विद द फीटस एंड द मदर, फीटस और मदर को कनेक्ट करके रखेगा, सप्लाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देगा, है ना, न्यूट्रिशन देगा, और जो वेस्टेज निकल रहा है उसको भी तो रिमूव करेगा ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक। ये सब चीजें काम करता है, ठीक। प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट हेल्प मेंटेन द प्रेगनेंसी, उन सब चीज को मेंटेन करने में मदद करता है ना। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर, जैसे जाइगोट बना, जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर जब तक बर्थ ना हो जाए बच्चे का, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जनरली 40 हफ्तों का होता है, 9 महीने का होता है, कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी बाद होता है, ओके। दिस पीरियड इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। बर्थ क्या होता है, जब वो बच्चा बाहर होता है, तो इसी चीज को हम लोग बर्थ बोलते हैं। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो उसको फोर्स लगाएगा, है ना, ताकि वो बाहर निकले, कर्विक्स ओपन होगा, देन बेबी इज डिलीवर्ड, जन्म होता है। आपने 3 इडियट देखा ही है, ऑल इज वेल वाला कंसेप्ट, है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड पैचुरेशन, पैचुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ, जिसको हम लोग पैचुरेशन को चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। ट्विंस जुड़वे होते हैं, कभी कभी जुड़वे होने का क्या कंसेप्ट होता है, 2 तरह के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं फ्लैटरल ट्विंस एंड सेकेंड वन इज आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कब बनता है, जब एक जाइगोट बन गया ना, जाइगोट के बाद 2-2 एम्ब्रियो बना के वो जाके क्या करता है, यूटेरस में अटैच होता है, तो 2 एम्ब्रियो, तो दो बच्चे होंगे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 फर्टिलाइजेशन मतलब कि एक स्पर्म एक एग, फिर एक और स्पर्म एक और एक, 2 डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब वो ट्विंस बनते हैं। उसमें क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, एक ही जाइगोट अगर दो में डिवाइड हो रहा है, तो 2 में डिवाइड हो रहा है, दोनों में सेम डीएनए जाएगा, सेम डीएनए जाएगा, तो सेम जुड़वा बनेगा। सेम जुड़वा मतलब आइडेंटिकल, यानी कि 2 जुड़वे पूरा सेम होंगे, सेम जेंडर के होंगे, दोनों मेल है तो मेल, दोनों फीमेल है तो फीमेल। तो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं कब, जब एक जाइगोट 2 एम्ब्रियो में डेवलप होता है ना, सेम जीन सेम सेक्स के होंगे, सेक्स मतलब जेंडर, है ना। एंड फ्लैटरल ट्विंस मतलब जब दो बार फर्टिलाइजेशन था, फॉर्म वेयर 2 डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द 2 डिफरेंट, 2 स्पर्म जब फर्टिलाइज करेंगे तब बनता है कौन सा, फ्लैटरल ट्विंस। उस समय क्या होंगे, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, इस तरह से अलग अलग वो दिखेंगे, है ना, सेम। तो ये था मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसमें कैसे कैसे होता है रिप्रोडक्शन। आपको ये थोड़ा बुक में आपको एक बार अच्छे से आप डायग्राम को देखना, कि वो डायग्राम आप देखो कैसे अंदर जाता है, फिर वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन फिर यूटेरस में आगे चिपकता है, कैसे प्लेसेंटा अटैच होता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बुक में डायग्राम देखो। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड चाइल्ड बर्थ के बारे में, जो इससे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने पढ़ लिया पूरी तरह से रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फ्लावर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड बर्थ कंट्रोल। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट टॉपिक आवर इज दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? फीमेल्स में हर मंथ ये साइकिल रिपीट होता रहता है और ये क्या होता है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए हर बार इसको प्रिपेयर करते रहता है ताकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो दैट साइकिल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली सीरीज, हमेशा होता है फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए इसको प्रिपेयर करता है। इट यूजुअली लास्ट अबाउट 28 डेज, 28 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी 21 से 35 दिन का ये रेंज देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। अलग अलग बॉडी पे अलग तरीके से बिहेव करता है। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जब स्टार्ट होता है गर्ल्स में, दैट स्टेज इज कॉल्ड मेनार्ची, और जब तक चलता है दैट स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्ची से लेकर मेनोपॉज तक गर्ल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता ही रहता है। इसमें 4 स्टेज होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, इसी को पीरियड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है या तो यूटेरिन वॉल्स जो है ठीक हुआ था प्रेगनेंसी के लिए, वो क्या होता है, ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। तो दैट फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ फेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज या फिर पीरियड्स बोलते हैं। सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, यहाँ पे फॉलिसिल होते हैं जो कि एक बनते हैं, यानी एक बनना शुरू होता है। एक फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, है ना। फिर फॉर्मेशन के बाद ये रिलीज होने लगता है, ये ओवरी से बाहर आने लगता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन एंड लास्ट वन ल्यूटियल फेज, यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है। और जब ये तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, निकल जाना वापस, फिर पहला फेज में आ जाना। तो समझ में आ रहा है? ये रिपीट होते रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द साइकिल। इसे हम क्या बोलते हैं? साइकिल। द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ पे क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द थिकन यूटेरिन लाइन आर सेड, ब्लड म्यूकस एंड द यूटेरिन टिश्यू कम आउट थ्रू द वेजिना। इससे क्या होता है, बाहर आते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स होते हैं। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स को एक बनने में प्रमोट करता है, ठीक। तो वन फॉलिकल मैच्योर्स इनटू द एग, एस्ट्रोजन काउजेज द यूटेरिन लाइन। अब क्या होता है, जो यूटेरिन लाइन है जो बाहर हो गया है ना, जो मदद करता है प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो वो बाहर जब निकल जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो कम पड़ गया है ना, पतला हो गया है, तो उसको वापस से ठीक करने के लिए एस्ट्रोजन फिर से मदद करता है, ठीक। द थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन। अब वो ओव्यूल, वो क्या बोलते हैं, एक बन चुका है, ओवम बन चुका है, तो उसको फिर बाहर आना फॉलिक्यूलर ट्यूब में, तो दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सडन राइजिंग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, उसको रिलीज करने में मदद करता है, काउजिंग द ओवरी टू रिलीज द मैच्योर एग, मैच्योर एग को रिलीज करने में मदद करता है। दिस इज द मोस्ट फर्टिलाइज पीरियड। ये बहुत फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत है। मैच्योर एग है ना, पूरी तरह मैच्योर एग है, तो मोस्ट फर्टाइल पीरियड। यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ल्यूटियल फेज क्या हो गया, जब वो वहां से वहां तक पहुंचेगा, है ना, द रप्चर्ड फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियल which secretes the progesterone. Progesterone keeps the uterine line thick, उसको थिक करता है ना, जो कि इम्प्लांटेशन में मदद करेगा। फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस रुक जाएगा, मेंस्ट्रुअल नहीं होगा, पीरियड्स नहीं होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर वो जो एग है, अगर जाइगोट नहीं बन पाया, स्पर्म नहीं मिला, जाइगोट नहीं बना, तो फिर क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, और यही साइकिल बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेनार्ची क्या होता है, वो स्टेज होता है गर्ल्स में, फीमेल्स में, जब वो स्टार्ट होता है टीनेज के आसपास ये स्टार्ट होता है। मेनोपॉज क्या होता है, 40 या 45 ईयर्स के बाद, उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड द मेनोपॉज। ओव्यूलेशन क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज होता है जहाँ पे ओव्यूल बनता है ना। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये पीरियड्स क्या होता है, वो स्टेज गर्ल्स में जब वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर ओव्यूलेशन आएगा, फिर ल्यूटियल फेज आएगा, अगर नहीं हुआ फिर से फर्टिलाइजेशन, तो फिर से मेंस्ट्रुएशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर बॉडी के अंदर मिल गया तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर मिला तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाहर में मिलने के लिए बाहर में कंडीशन होना चाहिए, जनरली वाटर में होता है, जैसे मेढक में क्या होता है, बाहर में होता है ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द बॉडी फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है, जनरली पानी में होता है। इसका प्रोसेस हम लोग देख लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हम लोग देख लेंगे। एक डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम में देखो एक हैन और एक एन का डायग्राम दिया हुआ है ना, कैन, तो मुर्गा मुर्गी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो जो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो ओवरी में हो रहा है, यहाँ पर ट्यूब हो रहा है, तो वो बॉडी के अंदर है ना। इसमें देखो क्या होता है, पहले एग रिलीज होता है, फिर ये क्या रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है, फिर ये जाके टारगेट करता है, जाइगोट बाहर बन रहा है मीडियम एयर में, है ना। तो पानी बरसात के टाइम में जल्दी मेढक ये सब अंडे देता है ना,
तो ये क्या होता है, बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हो रहा है इंटरनल। इसी तरह डेवलपमेंट भी होता है, बाहर डेवलपमेंट हो सकता है ना, बॉडी बॉडी क्या बोलते हैं एम्ब्रियो का, जाइगोट का, बाहर में डेवलपमेंट हुआ बच्चा बनने का, दैट इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट। बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, इंसान के जैसा 9 महीने पेट में रह रहा है, दैट इज इंटरनल डेवलपमेंट, है ना, ठीक, एक्सटर्नल इंटरनल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक डिजीज से दूसरे डिजीज में ट्रांसफर होते हैं, दैट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम one person to another person through the sexual contact or through the intercourse, that is called sexually transmitted infections। क्या ट्रांसफर होता है, वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोआ जिसकी वजह से डिजीज हुआ है, जिससे बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, गोनोरिया साइफल्स होता है, वो बैक्टीरिया गोनोरिया साइफल्स का बैक्टीरिया, गोनोरिया का बैक्टीरिया उसमें चला गया, उसमें हो जाएगा, है ना। वायरस, HIV वायरस जिसमें जाएगा उसमें हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ की वजह से ट्रोकोमेनेसिस होता है, वायरस की वजह से HIV एड्स, है ना, जेनेटिकल हर्स, हेपेटाइटिस बी एंड फंगी की वजह से कैंडियासिस, जिसको ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, ओके। द नेक्स्ट, द पहला सबसे पहले देखते हैं गोनोरिया। गोनोरिया के क्या इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल पेन होगी, सब में जनरली में एब्डोमिनल पेन होगा, यूरिनेशन में प्रॉब्लम करेगा, है ना, यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन मौजूद होता है, ब्लीडिंग होता है, ठीक, या फिर ईचिंग होता है। इस केस में गर्ल्स में येलो डिस्चार्ज होता है और बॉयज में ग्रीन डिस्चार्ज होता है, ठीक। तो वो स्मेल आना, ईचिंग होना, ये सब प्रॉब्लम होता है, फीवर होना, तो पेन या फिर ठीक होना, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें इसमें भी इसमें नहीं, रेगुलर जितने भी है सब में। इसमें क्या होता है, रैशेस हो जाते हैं बॉडी के अराउंड, दैट इज कॉल्ड द साइफिल्स। इसमें 3 स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में काफी तक डैमेज हो जाता है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में इसको ठीक किया जा सकता है एंटीबायोटिक से, उसको ठीक नहीं किया जाता। इससे पहले वाला बैक्टीरिया से था उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो कुछ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जैसे साइफिल्स वगैरह, न्यूमोनिया वगैरह, उसको ठीक किया जा सकता है एंटीबायोटिक से, लेकिन वायरस हो गया, है ना, हेपेटाइटिस बी हो गया, या फिर जो भी वायरस की वजह से हो रहा है उनको ठीक नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, है ना। तो ये देखो इसमें रैशेस हो रहे हैं, कितना हद तक ये डैमेज कर रहा है पूरा बॉडी पार्ट्स को। इस तरह से अगर आपके बॉडी में है तो इंसान का कॉन्फिडेंट भी लो हो जाता है, वो ना चेहरा दिखा सकता है, ना शक्ल दिखा सकता है, ना हाथ पैर दिखा सकता है, तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए इस तरह के डिजीज से बचने के लिए इसमें ध्यान देना चाहिए। द HIV एड्स पता है एक वायरस की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। ये इम्यून को टारगेट करता है, व्हाइट ब्लड सेल को टारगेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, बीमारी से लड़ना। व्हाइट ब्लड सेल अगर बीमारी से नहीं लड़ पाएगा, कोई भी बीमारी आएगा, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो ब्लड को डैमेज करेगा, है ना, ब्लड को डैमेज करेगा, बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला इसका सिम्टम्स क्या होगा, हैवी वेट लॉस, है ना, हैवी वेट लॉस होगा, वेट लॉस हो जाएगा, फीवर आता रहेगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया आ रहा है, उसे बार बार उससे लड़ाई होती रहता है। फीवर का काम वही है, जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया से लड़ते हैं तब बॉडी हीट हो जाता है, दैट तो दैट इज द काउज ऑफ द फीवर, काउज फीवर है। इसमें पसीना आएगा रात को सोने टाइम, है ना, ठंडा लगेगा, बीमारी बार बार आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार डिजीज आ रहा है, फैटिग भी होगा, कमजोरी होगा, मसल्स पेन्स होंगे, ये सब बहुत सारे, है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे HIV एड्स के वगैरह में। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको एग्जाम में लिख देना है। जेनेटिकल हेल्थ में भी क्या होता है, आपको यूरिनेशन होगा, इचिंग होगा, है ना, रैशेस हो जाएंगे, दीज आर द एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो आपको 2-4 एग्जांपल, 2-4 नाम आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस बी जैसे हो गया, हेपेटाइटिस बी क्या करता है, लंग्स में अटैक करता है, लंग्स में जनरली अटैक करता है, इसमें येलो स्किन, येलो आई हो जाता है, डार्क यूरिन होते हैं, ठीक, वोमिटिंग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाता है, जॉइंट में पेन्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होते हैं, फीवर होता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, जरूरत से ज्यादा थकान, स्किन रैशेस होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स। मुझे ये सिम्टम्स पता है, मुझे प्रिवेंशन जानना है। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रैक्टिस सेफ सेक्सुअल बिहेवियर, जितने भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं उसको सही से एकदम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन ना हो, इस तरह से उसको समझना पड़ता है। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एक से ज्यादा पार्टनर के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं होना। नेवर शेयर योर सिरिंजेस जो इंजेक्शन होता है ना, वो सब चीज शेयर नहीं करना है। इंश्योर ब्लड इज स्क्रीन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी का ब्लड लेते हो ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ट्रांसफ्यूज करने से पहले आप देख लो अच्छे से स्क्रीन किया गया नहीं किया, चेक किया गया नहीं किया, क्या पता उसमें कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, है ना, एड्स का वायरस हो, आ गया आपके ब्लड में, है ना, ब्लड लेने गए थे अपने बचने के लिए, आपको मरने का उपाय कर लिया। गेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, गवर्नमेंट क्या करता है जनरली ये सब ट्रीटमेंट निकालते रहते हैं, वैक्सीनेशन निकालते रहते हैं, तो कभी कभी अगर ये आता है सुनने में आता है तो ले लिया करो, वैक्सीनेशन ले लिया करो, ठीक है, हमेशा फायदेमंद ही रहता है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, ये सब चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा कांटेक्ट में मत आओ किसी के। तो दीज आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए। अब कुछ मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए। बर्थ कंट्रोल क्यों करना होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई प्रेगनेंसी अभी हो, टाइम नहीं है, न्यूज नहीं है ना,
या फिर फैमिली प्लानिंग करना हो कि 2 ही रखने हैं, 3 ही रखने हैं, या फिर हम चाहते हैं कि बच्चों के बीच में गैप हो, है ना, 2 साल का, 3 साल का, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों के बीच में गैप रखने से ना मदर और चाइल्ड दोनों का हेल्थ मेंटेन रहता है ना। या फिर ये क्या करता है, इस मेथड को यूज करने से इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकता है। इस मेथड का यूज इसलिए भी कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल को कंट्रासेप्शन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल मेथड इज आल्सो कॉल्ड कंट्रासेप्टिव मेथड। तो एग्जाम में आपसे कंट्रासेप्टिव मेथड पूछेगा, तो व्हाट आर कंट्रासेप्टिव मेथड, तो मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड द कंट्रासेप्टिव मेथड्स। और ये मेथड्स ज्यादा होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पोररी होते हैं। टेम्पोररी जैसे कि पिल्स लो, कॉन्डोम्स वगैरह ये सब का यूज करो तो दैट इज टेम्पोररी। परमानेंट मतलब आप परमानेंट कर दो, है ना, जैसे कि आप वैसेक्टोमी को काट दो। वैसेक्टोमी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मेल पार्ट्स को, मेल का जो है ना ब्रेस्ट डिफरेंस, उसको काट दिया जाता है। ब्रेस्ट डिफरेंस क्या होता है, टेस्टी से यूरेथ्रा तक आने का एक पाइप होता है, वही काट दिया तो टेस्टी से यूरेथ्रा तक ही नहीं आ पाएगा, स्पर्म ही नहीं आ पाएगा, बात समझना। या फिर फीमेल में काट दिया जाए, वो फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए, यानी कि वो जो साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन उसको काट दिए, यानी कि ओवरी वो आगे जा भी नहीं पाएगा, स्पर्म अंदर आ भी नहीं पाएगा, उसको टाई कर दिया जाता है, बात समझना है। तो दैट इज द मेथड एंड वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है कि स्पर्म को आगे जाने तक वो रोक देता है। बैरियर एक लग गया, चाहे मेल में लग जाए चाहे फीमेल में लग जाए, मेल में लगा मेल कॉन्डम, फीमेल में लगा फीमेल कॉन्डम, तो दिस मेथड प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, एग तक जाने में ये जाने से रोकने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड बैरियर। बैरियर लगा रहा है ना, दैट इज बैरियर मेथड। हार्मोनल मेथड्स, पिल्स यूज किए जाते हैं, हार्मोन इंजेक्शन यूज किया जाता है ना, हार्मोन इम्प्लांट्स किया जाता है, तो दीज आर कॉल्ड हार्मोनल मेथड। द थर्ड वन इज इंट्रायूरेटिव डिवाइसेस। इंट्रायूरेटिव क्यों, क्योंकि यूरेट्रा के ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस के अंदर एक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रायूरेटिव डिवाइसेस। इसको यूज किया जाता है या फिर कॉपर टी या तो हार्मोनल आयोडीन, ये इसको यूज करते हैं, क्या करता है कि स्पर्म को इधर और इधर जाने से रोकता है, तो यानी कि फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो इस मेथड से ये बेनिफिट हो गया। एंड द लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। अभी मैंने बताया कि मेल में क्या करना है, वेस्ट डिफरेंस को काट देना है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को काट देना है। इन मेल्स द ट्यूब्स कैरिंग स्पर्म आर कट एंड टाइट, काट के बांध दिया जाता है। एंड फीमेल्स में क्या होता है कि इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइट। जनरली इंडिया में फीमेल का करवाया जाता है, मेल का नहीं करवाया जाता, बट हाँ मेल भी करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम कम होते हैं, ठीक है। तो हमने पूरी तरह से रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ लिया, एक एक कंसेप्ट को समझ लिया। अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख दो। अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो फिर आप मैसेज करो कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर किसी चैप्टर के लेक्चर आपको जल्दी चाहिए तो फिर भी मैसेज कर सकते हो। मुझसे जो होगा मैं आपके लिए मदद करूंगा, आप मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, क्लास 10, 9 जो भी चैप्टर मिले साइंस मैथ्स के स्टार्टिंग के चैप्टर के साथ। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 6 से लेकर 12 तक सारे चैप्टर, सारे लेक्चर्स कर ले, बट हो नहीं पा रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।